नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प पर न्यू एनसीईआरटी ज्योग्राफी की एक और नई क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2। हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। फाइनली 21 दिन के बाद में आज से हम फिर से एनसीईआरटी की क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअली हमारी क्लासेस चल रही थी, बीच में मुझे आई फ्लू हो गया था और आई फ्लू के साथ ही साथ मुझे फिर फीवर भी आ गया। पहले मैंने फीवर को लाइटली लिया, मैंने सोचा कि चला जाएगा 1-2 दिन में, बट वो मुझे भारी पड़ गया, मुझे वायरल हो गया और उसके बाद में 21 दिनों तक मैं काम नहीं कर पाया और आपके लिए क्लासेस नहीं आ पाई। पॉलिटी की भी क्लासेस चल रही थी, हिस्ट्री की भी क्लासेस चल रही थी, ज्योग्राफी की भी चल रही थी और मुझे वहीं पर क्लासेस रोकनी पड़ी। फाइनली अब मैं ठीक हूं और आज से आपकी क्लासेस को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। डेली उसी टाइम पर क्लासेस आएंगी। आज थोड़ी सी लेट हमने क्लास इसलिए कर दी है ताकि सभी लोगों को जानकारी मिल सके, पहले से प्रीमियर कर दिया था वीडियो। तो डेली का जो टाइम रहेगा क्लास का, सुबह 10 बजे एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लास आएगी हमारे सेकंड चैनल दृढ़ संकल्प 2.0 पर, जिसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप जाकर के उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड ठीक 12 बजे ज्योग्राफी की क्लास आएगी। अभी क्लास 8 की चल रही है, फिर 9, 10, 11 और 12 इस तरह से कंप्लीट कराई जाएगी और शाम को ठीक 7 बजे आपको मिलेगी पॉलिटी की क्लासेस। और ज्योग्राफी की क्लासेस, जिन चैप्टर को हम 2 पार्ट में करेंगे, 3 पार्ट में करेंगे, तो ज्योग्राफी की 12 बजे और इसके बाद में 4 बजे क्लास आपको देखने को मिलेगी। इस तरह से हम एनसीईआरटी की क्लासेस डेली करवाएंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि हमारे द्वारा डाले गए हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि हमारी सारी क्लासेस फ्री में आती हैं, तो इन फ्री की क्लासेस को सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि फ्री में मिलने वाली चीज़ों की लोग वैल्यू नहीं करते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी प्रीमियम लेवल की क्लासेस हर बंदे तक पहुंचे, हर बच्चे तक पहुंचे, तो आप इनको हर किसी तक पहुंचाइएगा। और जिन लोगों को हमारे एनसीईआरटी के नोट्स लेने हैं, आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके एनसीईआरटी के नोट्स प्राप्त कर सकते हो। बट याद रखना, हमारी क्लासेस फ्री में आती हैं, नोट्स फ्री में नहीं है। नोट्स के लिए आपको थोड़ा सा पेमेंट करना होगा। तो जो लोग पेमेंट कर सकते हैं वो लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमसे एनसीईआरटी के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। अब इससे पहले कि इस चैप्टर को स्टार्ट करें, एक बार देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। चैप्टर के नाम के साथ ही सबसे पहले हम भूमि के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही बेसिक बातें बट बहुत इंपॉर्टेंट है, टू द पॉइंट, फैक्चुअल यहां पर टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे जिनसे डायरेक्टली एग्जाम में प्रश्न बन जाता है। एंड इस चैप्टर में पहले चीजों के बारे में बताया गया है, फिर उनकी किस प्रकार से उससे प्रॉब्लम हो रही है, किस प्रकार से उनका विनाश हो रहा है ये बताया गया है, और फिर उसका समस्या का समाधान भी बताया गया है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही डीपली इसको डिस्कस करेंगे। फिर भूमि उपयोग के बारे में बात की गई है यहाँ पर कि किस प्रकार से हम भूमि का सही तरीके से या गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं और उस वजह से भूमि जो है बर्बाद होती जा रही है, मिट्टी बर्बाद हो रही है, जो भी है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद में भूमि संसाधन का संरक्षण कैसे किया जाए वो यहाँ पर बात की गई है। फिर मृदा का निर्माण कैसे होता है, यहाँ पर मृदा परिच्छेदिका के माध्यम से, और भी टॉपिक है इनके माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर मृदा निर्माण के कारकों को। इस डायग्राम की मदद से हम कंप्लीटली से समझेंगे कि आखिरकार मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर आपको 1, 2, 3, 4, 5 जो डायग्राम दिए गए इनकी मदद से समझेंगे कि आखिरकार मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। और मिट्टी जो आप अलग अलग प्रकार की हमारे देश में देखते हो, लगभग 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं। तो कोई लाल मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, इसके अलावा और भी प्रकार की मिट्टियां होती हैं। तो इन मिट्टी में फर्क आपको क्यों देखने को मिलता है ये हम यहाँ पर समझेंगे। फिर मृदा का निर्माण और संरक्षण के उपाय जो हैं, मृदा का निम्नीकरण, ठीक है, निम्नीकरण अर्थात मृदा का जो विनाश हो रहा है, जो मृदा खराब होती जा रही है मृदा, ठीक है, उसको यहाँ पर समझेंगे और उसको संरक्षण करने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। उपाय के लिए यहाँ पर बात की गई है, मृदा संरक्षण की कुछ विधियां बताई गई, जैसे कि मल्च बनाना, वेदिका फार्म हो गया, इनको यहाँ पर समझेंगे। समोच्च रेखीय जुताई हो गया, इसके अलावा समोच्च रेखीय रोधिकाएं हो गया, रक्षक मेखलाएं हो गई, चट्टान बांध हो गया, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। बीच में फसल उगाना हो गया, भूस्खलन हो गया, इन चीजों को यहाँ पर हम समझेंगे। ठीक है, भूस्खलन क्यों आता है, कैसे आता है, भूस्खलन से
इससे निपटने की कौन कौन सी क्रियाविधि होती है, ठीक है, भूस्खलन को कम करने की, इससे जो क्षति होती है उसको कम करने के लिए कौन कौन से हम उपाय कर सकते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। यहां तक हमारा पार्ट 1 में चलेगा। इस चैप्टर को हमने 2 पार्टों में डिवाइड किया है। पार्ट 1 आज के इस वीडियो में हम यहां तक डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे सबसे पहले जल को, ठीक है। अब देखिए हमारी पृथ्वी को जलग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारी पृथ्वी के भूपृष्ठ पर अगर आप देखोगे तो 3/4 भाग में जल पाया जाता है। 3/4 भाग जो जल से ढका हुआ है। इस टोटली जल के क्रियाकलाप को हम समझेंगे। इसके बाद में जल की उपलब्धताएं और उसमें क्या समस्याएं आ रही हैं उस चीज को हम यहाँ पर समझेंगे। जल संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाए इस चीज को हम यहाँ पर समझेंगे। एंड इसके बाद में प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को समझेंगे। चैप्टर काफी बड़ा है, इसलिए हमने इस चैप्टर को 2 पार्टों में डिवाइड किया है। एक पार्ट में रहते 2 से 3 घंटे का वीडियो जाता, मुझे भी प्रॉब्लम होती, आपको भी होती। 2 पार्ट में बेटर रहेगा, इसलिए हमने इसे 2 पार्ट में कर दिया, ठीक है। इसके बाद में प्राकृतिक वनस्पति का वितरण किस प्रकार से है, ठीक है, ये भी हम यहाँ पर समझेंगे। कहीं पर आपको कंटीली झाड़ियां देखने को मिलती है, कहीं पर पत्तियां कांटेदार, मतलब कई प्रकार के पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। फिर प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण कैसे किया जाए इस चीज को हम यहाँ पर समझेंगे। अगर आप यूपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैप्टर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट की लिस्ट में आता है। बहुत ही डीपली समझना और इसके नोट्स भी बहुत ही डीपली बनाना, ठीक है। इसके अलावा जैव मंडल नीचे और राष्ट्रीय उद्यान, ये 2 टॉपिक और रहेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा और इस चैप्टर का पार्ट 1 इसमें देखिएगा एंड पार्ट 2 शाम को ठीक 4 बजे हम लेकर के आने की कोशिश करेंगे। अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो कल ठीक 12 बजे इसका पार्ट 2 देखेंगे। फिर इसके बाद में हम डेली 2 पार्ट इसके दिया करेंगे, ठीक है, ज्योग्राफी के। चलिए हाँ, आगे के जो पार्ट आएंगे, क्योंकि आज का ये वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है इसलिए पार्ट 2 हो सकता है कि आज ना आए, बट शाम को ठीक 7 बजे पॉलिटी की क्लास आएगी, डोंट वरी, उसमें आप सभी लोग ज्वाइन करना। चलिए, तो इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक जो हमें मिल रहा है वो है भूमि। हमें भूमि को समझना है। तो भूमि को समझने के लिए बहुत ही बेसिक सी बात पहले समझो। सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में जो भूमि है, देखो प्राकृतिक संसाधन की जब हम बात कर रहे हैं तो प्राकृतिक संसाधनों में वो सभी चीजें आ जाती हैं जो प्राकृतिक तौर से हमें प्राप्त होती हैं और हमारे लिए यूजफुल हैं। उसमें मानव भी आते हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या क्या होते हैं ये पिछले अध्याय में डिस्कस कर चुके हैं। तो जितने भी प्राकृतिक संसाधन हमें देखने को मिलते हैं पूरी पृथ्वी पर, ठीक है, जितने भी प्राकृतिक संसाधन हमें देखने को मिलते हैं उन सभी संसाधनों में एक भूमि भी शामिल है। अच्छा, हमारी पूरी पर जितना भूपृष्ठ पाया जाता है, जितनी जमीन पाई जाती है, उसका भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का केवल 30% ही भूभाग है। ये बिल्कुल 30% बता दिया गया है, बट अगर आप एग्जैक्ट देखोगे तो 29% आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अन्य किताबों में और भी कई जगह पर आपको 29% देखने को मिलेगा, बट एनसीईआरटी का कहना है कि 30%, ठीक है। इन्होंने थोड़ा सा बढ़ाकर बता दिया, 30% या 29% याद रख सकते हैं, दोनों में से कोई भी, ठीक है। तो जितनी पृथ्वी पर भूमि पाई जाती है, संपूर्ण पृथ्वी में का 29% या फिर आप कह सकते हो 30% भाग जो है वो भूमि पाई जाती है। केवल इतना ही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। जो 30% भूमि यहाँ पर एनसीईआरटी का कहना है कि पाई जाती है पृथ्वी पर, बाकी के क्षेत्र में जल पाया जाता है, ठीक है। 71% में जल बताया गया है, बट यहाँ पर 70% का जल बताया जा रहा है और 29% की यहाँ पर 30% की भूमि बताई जा रही है। बट एग्जैक्ट अगर आप देखोगे तो 71% भाग पर जल पाया जाता है और 29% भाग पर भूमि पाई जाती है। हम यहाँ पर 30 और 70 का आंकड़ा लेकर चलते हैं। तो पृथ्वी पर 30% भूमि है जिस पर लोग रह सकते हैं, या फिर मतलब जो भूभाग है वो 30% है। बाकी का जो आपका 70% एरिया मिलता है वहां पर जल पाया जाता है। अब जो ये 30% भूमि है, ठीक है, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग हमारे लिए आवास योग्य नहीं है। हम हर जगह पर नहीं रह सकते, क्योंकि कहीं पर अगर आप देखोगे तो रेगिस्तान मिल जाएगा, जैसे कि सारा का रेगिस्तान है, हम नहीं रह सकते। कहीं पर ठंडा रेगिस्तान मिल जाएगा, सियाचिन ग्लेशियर वगैरह हो गया। इक्वेटर वाली जगहें जो हैं वहां पर रहना बहुत ही मुश्किल होता है। तो सभी आवास योग्य जगह नहीं है। विश्व के 90% जनसंख्या जो है वो भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर रहती है। यानी कि हम क्या करते हैं, ये हमारी पूरी पृथ्वी की भूमि है, ठीक है। अब संपूर्ण पृथ्वी की भूमि के 30% एरिया में, ठीक है, यानी कि इतने परसेंट एरिया में हमारी जमीन पाई जाती है। इस 30% एरिया के, ठीक है, 90% इस 30% एरिया के 30% भाग में, यानी कि इतने भाग में दुनिया की 90% जनसंख्या निवास करती। बाकी का जो 70% एरिया है इसमें केवल 10% लोग रहते हैं दुनिया के।
अब आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हो कि पृथ्वी पर कितनी भूमि है जहां पर हम रह सकते हैं। ठीक है, पृथ्वी की संपूर्ण पृथ्वी के 30% भाग पर भूमि पाई जाती है और इस 30% भाग में विश्व की 90% जनसंख्या निवास करती है। शेष 70% भाग में क्या है, या तो विरल जनसंख्या है, यानी कि वहां पर बहुत कम लोग रहते हैं, जैसे कि रेगिस्तानी इलाका, बहुत कम लोग निवास करते हैं, या तो वो इलाका निर्जन है, यानी कि वहां पर कोई भी नहीं रहता। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। आगे बढ़ते अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का विकास असमान पाया जाता है। जो पूरी की पूरी आप देखोगे भूमि है, ठीक है, हमारी जितनी भी पृथ्वी पर भूमि पाई जाती है, कहा जा रहा है मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण। एक तो भूमि जो है वो अलग अलग प्रकार की है, कहीं पर आपको चरम जलवायु देखने को मिलती है। चरम जलवायु वाला इलाका वो होता है जो जहां पर मनुष्य नहीं रह सकते, जैसे कि चरम जलवायु अर्थात बहुत अधिक टेम्परेचर है या बहुत अधिक कम टेम्परेचर, अर्थात रेगिस्तानी इलाका। वहां पर वो जो चरम जलवायु वाला इलाका होता है वो अनुपयोगी होता है, वहां पर रहना बहुत ही मुश्किल होता है। तो और कुछ भूमि भी ऐसी होती है, ठीक है, कुछ भूमि जैसे कि आपका क्या हो गया, मरुस्थलीय इलाका है, वहां पर पानी नहीं पाया जा रहा है, या पर्वतीय इलाका है तो वहां पर बहुत कम लोग रहेंगे, या फिर ऐसा इलाका जहां पर ठंड बहुत अधिक पड़ रही है, या फिर ऐसा इलाका जहां पर जल बहुत अधिक पाया जाता है, ठीक है, दलदली भूमि है जहां पर, तो वहां पर लोग रहने से बचेंगे। ठीक है, कोई लवणीय भूमि है, क्षारीय भूमि है, ठीक है, ऐसे स्थान पर लोग रहने से बचा करते। तो कहा जा रहा है मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। अब मान लो अगर विश्व की जितनी भी भूमि है हर जगह पर समान रूप से, ठीक है, जलवायु और समान रूप की भूमि पाई जाए, मैदानी इलाका हर जगह पर हो, हर जगह पर पानी उपलब्ध हो, हर जगह की जलवायु एक तरीके की हो, तो हर जगह पर समान रूप से जनसंख्या पाई जाएगी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसी वजह से जनसंख्या के वितरण में असमानता पाई जाती है। उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, जैसे कि आपका पर्वतीय इलाका हो गया, पठारी इलाका हो गया, उबड़ खाबड़ जमीन होती है। ठीक है, दूसरा पर्वतों के तीव्र ढाल वाले इलाके, ठीक है, जहां पर पर्वत पाए जाते हैं, जहां पर ढाल बहुत अधिक है। अब जहां पर ढाल बहुत अधिक होगी वहां पर रहना तो भाई बहुत कठिन होगा। इसके अलावा जलाक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र, जलाक्रांत का अर्थ होता है जहां पर जल बहुत अधिक पाया जाए, जैसे कि दलदली भूमि आपकी हो गई, जहां पर दलदल पाया जा रहा है, वहां पर तो आप रह नहीं पाओगे। ठीक है, और जल बहुत अधिक होने के कारण उस जमीन पर आप खेती भी नहीं कर सकते। ठीक है, जहां पर बहुत अधिक बारिश होती हो या फिर जहां पर बाढ़ आ गई हो, ऐसे इलाके में आप नहीं रह पाओगे जहां पर बहुत अधिक जल पाया जा रहा हो। मरुस्थलीय क्षेत्र, जहां पर मतलब पानी बहुत कम हो, मरुस्थल हो। इसके अलावा सघन वन क्षेत्र, जहां पर घने वन पाए जाएं, ठीक है, जैसे कि सदाबहार वन होते हैं बहुत सारे, एक मिनट, सदाबहार वन रहे होंगे, अमेजोन के जंगल आप ले लीजिएगा, वहां पर रहना बहुत ही मुश्किल होता है। तो वहां पर या तो निर्जन पाया जाता है, यानी कि कोई भी नहीं रहेगा, या तो वहां पर बहुत ही कम जनसंख्या पाई जाएगी। अगला कहा जा रहा है कि ये सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल और निर्जन अथवा निर्जन, यानी कि जितने भी क्षेत्र बताए जा रहे हैं, उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वत के तीव्र ढाल, पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांत संभावित क्षेत्र, मरुस्थल, इसके अलावा सघन वन क्षेत्र, ये या तो विरल है, यानी कि यहाँ पर बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है, अथवा निर्जन है, यानी कि यहाँ पर कोई भी नहीं रहेगा। उर्वर मैदानों नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्राप्त होती है। भाई ऐसी जगह जहां पर हम खेती आसानी से कर सकें, जहां पर उर्वरता पाई जाती है, या फिर ऐसी इलाका जहां पर नदियां पाई जाती, नदी घाटियां, यहां पर क्या है कि कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध होती है, यानी कि खेती के लिए काफी अधिक भूमि यहां पर मिल जाती, जहां से उत्पादन होगा और व्यक्ति वहां पर अपना खाने पीने का इंतजाम कर सकता है, और भी चीज़ों रोजगार उससे मिल सकता है। तो ऐसे इलाकों पर जनसंख्या पाई जाती है, इसलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। आप ही देखिए, आप जहां पर रहते हैं वहां पर कैसा इलाका है, आपको रोजगार चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए। अब जहां पर उर्वर मैदान होगा वहां पर सब्जी वगैरह कर सकते हैं, फसल कर सकते हैं, तो वहां पर खाने पीने के लिए मिल जाता है। नदी घाटी होगी तो जल भी मिल जाएगा आसानी से, तो ऐसे स्थानों पर लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं। अच्छा, भूमि उपयोग के बारे में यहाँ पर समझते हैं। भूमि का उपयोग से होने वाला भूमि का जो निम्नीकरण है वो यहाँ पर समझते हैं। तो भूमि उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। जो भूमि का उपयोग करते हैं हम लोग कई कार्यों के लिए करते हैं, जैसे कि खेती के लिए हो गया,
वानिकी, वानिकी बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे, ऐसे समझो, वानिकी की परिभाषा होती है वनों का सृजन, प्रबंधन, उपयोग एवं संरक्षण की विधा को वानिकी कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि वन है आपका, तो वनों को लगाना हो गया, उसका प्रबंधन करना हो गया, मैनेज करना हो गया, उसका उपयोग करना हो गया, उसको संरक्षण करना हो गया, इसकी विधा को कहा जाता है वानिकी, यानी इसकी विज्ञान को। ठीक है, जो मतलब वन से रिलेटेड जो विज्ञान वाले कार्य होते हैं, ठीक है, वो वानिकी में आते हैं। ठीक है, खनन हो गया, खनन के लिए भी हम उपयोग करते हैं, सड़कों को बनाने के लिए उपयोग करते हैं, उद्योगों की स्थापना कहते हैं, साधारणतया इसे भूमि उपयोग कहा जाता है। ये सारे काम जो है भूमि उपयोग में हम करते हैं। इसके अलावा और भी मकान वगैरह बनाते हैं, कई सारे काम होते हैं। यहाँ पर तो कुछ ही बताया गया कि कृषि है, वानिकी है, खनन है, सड़कों और उद्योगों की स्थापना हो गई, घरों को बनाना हो गया। ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, हम कई सारी फैक्ट्री वगैरह लगाते हैं, वो उद्योग में आ गया। हाँ, मतलब खेलने कूदने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं चीज़ों का। तो कई सारे उपयोग हैं भूमि के, इसे भूमि उपयोग कहा जाता है। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? भौतिक कारकों के द्वारा। अब समझो किस तरह से, जैसे कि स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। अब किसी स्थान पर हम मान लेते हैं कि स्थलाकृति जो है ऊबड़ खाबड़ है, ऊबड़ खाबड़ जमीन है, अब वहाँ पर आप खेती तो कर नहीं सकते हो। तो भौतिक कारक जो होते हैं भूमि के, ये निर्धारित करते हैं कि भूमि का उपयोग हम किस लिए करें। ठीक है, अब मान लो कि भाई शहरी इलाके की भूमि है, तो वहां पर फैक्ट्री बन जाएगी। ठीक है, या फिर वहां पर मार्केट बन जाएगा, या फिर वहां पर हम स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं। अब भाई बहुत ही बंजर इलाका जहां पर कोई नहीं रह सकता, और वहां पर आप घूमने वाली जगह खोलते हो, ठीक है, और वो शहर से बहुत दूर है, तो वहां पर कोई जाएगा? या आप खेलने के लिए एक प्लॉट वहां पर खरीद लेते हो तो कोई जाएगा? रहने के लिए कोई मिलेगा ही नहीं। तो कहा जाता है कि भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। कौन कौन से भौतिक कारक हैं? सबसे पहला स्थलाकृति, यानी कि वो जमीन, उसकी आकृति कैसी है। ठीक है, उस स्थल की आकृति कैसी है, ऊबड़ खाबड़ तो नहीं है, पर्वती तो नहीं है, पठारी तो नहीं है, मैदानी है कि नहीं है, नदी वहां पर निकलती कोई नहीं निकलती। दूसरा, वहां की मिट्टी कैसी है। मान लो कि हम रहने लगे जा करके, बट वहां की मिट्टी ऐसी नहीं है कि वहां पर हम फसल वगैरह उगा सकें, तो हमें सब्जियां कहां से मिलेंगी। तीसरा, वहां की जलवायु कैसी है। चरम जलवायु तो नहीं है, चरम जलवायु अर्थात बहुत अधिक टेम्परेचर या बहुत कम टेम्परेचर। सियाचिन ग्लेशियर में कोई नहीं रहता है। ठीक है भाई, वहां पर भी तो भूमि पाई जाती है, बट वहां पर कोई नहीं रहता। आप देखो सहारा के मरुस्थल में बहुत कम लोग रहते हैं। ठीक है, निर्जन है वो, या फिर हम कह सकते हैं विरल जनसंख्या वहां पर पाई जाती है। तो जलवायु बहुत मैटर करती है। खनिज, जहां पर भी आप रह रहे हो वहां पर खनिज पाए जाते हैं, खनिज तत्व है या नहीं है, ये भी काफी अधिक मैटर करती है। अब जहां पर खनिजों की प्रचुरता होगी, बहुत बड़ी मात्रा में खनिज होंगे, वहां पर खनन कार्य किया जाएगा। ठीक है, जहां पर मतलब मान लेते हैं कि भाई नीचे तेल वगैरह मिल गया, वहां पर खनन किया जाएगा। तेल, कोयला मिल गया तो कोयला निकाला जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें, जल की उपलब्धता भी, ये सारी चीजें डिसाइड करती हैं, इन्हीं के आधार पर डिसाइड होता है। ये भौतिक कारक हैं। भूमि का उपयोग किस लिए किया जाएगा, इसका निर्धारण यही सारे कारक मिलकर के करते हैं। ठीक है, मानव कारक जैसे कि जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप में महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। अब भाई जैसे कि मानव है, जहां पर हम मान लेते हैं कि जमीन तो बहुत अच्छी है, बट रहने वाला कोई नहीं, तो उसका उपयोग नहीं होगा। ठीक है, या फिर मान लेते हैं कि भाई हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे कि एक चीज समझो, जब तक अंग्रेजों ने जाकर के तेल को डिस्कवर नहीं किया था, ठीक है, जहाँ से आज तेल निकलता है अरब इलाके में, ठीक है, मतलब ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो अरब इलाके में तेल निकलता है। ठीक है, जब तक अंग्रेजों ने जाकर के, गोरे ने जाकर के वहाँ से ये तेल निकल रहा है, ये तेल है, ये नहीं बताया था, तब तक उन लोगों के लिए वो अनुपयोगी था। और तेल निकालने की अगर टेक्नोलॉजी ही ना हो तो वो और अधिक अनुपयोगी है। दूसरा, हम मान लेते हैं भाई, जैसे कि आप देखो विश्व की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, अभी आप देखोगे चाइना में उन सभी ने अपने प्रोडक्शन हाउस खोल के रखे हुए हैं। कहां पर? चाइना में, चीन में। ठीक है, चीन में उन्होंने सभी ने अपनी क्या की है, फैक्ट्री खोल रखी है, वहां पर उन सभी का प्रोडक्शन होता है। बड़े बड़े मोबाइल फोन ले लीजिएगा, आईफोन हो गया, इसके अलावा आपके सैमसंग के वहां पर मिल जाएंगे। बहुत बड़ी मार्केट आपको चाइना में मिलेगी। क्यों मिलेगी? इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन है जनसंख्या। चाइना में सस्ते लेबर मिल जाते हैं, ठीक है, इसलिए वहां पर इस चीज का काम बहुत ज्यादा होता है। अब क्या है कि सस्ते लेबर भारत में भी मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने आईटी बूम के बारे में सुना होगा। एक टाइम पर क्या है कि अमेरिका वगैरह में जब आईटी कंपनियां खुली थी और वहां पर आईटी सेक्टर में काम होने लगा, तो वहां पर क्या है कि वर्कर बहुत महंगे उनको पड़ते थे, काम करवाना महंगा पड़ता था। भारत में जनसंख्या अधिक थी, टैलेंट भी था, बट यहाँ पर काम नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, इंडिया में इंडिया के लोगों को हायर करना शुरू कर दिया और उनसे काम करवाने लगे। यहाँ पर उनको पैसा भी कम देना पड़ता था, काम भी अच्छा हो जाता था। वो आईटी बूम के मतलब 90s के टाइम की बात है,
उसे आईटी बूम कहा गया था कि भाई इंडिया में आईटी सेक्टर में बहुत तेजी से उछाल आई, बहुत लोगों को जॉब दी गई। और उस टाइम पर जो इंजीनियर बन जाता था शादी की लाइन में वो सबसे नंबर 1 पे होता था, सबसे अच्छी शादी उसकी होती थी। आजकल तो कोई पूछता भी नहीं है इन्हें, ठीक है, क्योंकि आजकल आईटी सेक्टर में इंडिया जो है अमेरिका का मुकाबला कर रहा है, उसके लेवल पर आ चुका है। तो आजकल इंडिया में बहुत अधिक इंजीनियर देखने को मिलते हैं। तो कहने का अर्थ यहां पर है कि मानवीय कारक जैसे कि जनसंख्या, दूसरा प्रौद्योगिकी, ये भूमि का उपयोग प्रतिरूप आने की अलग अलग तरीके से उपयोग करने में महत्वपूर्ण निर्धारक बनकर के सामने आते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। स्वामित्व के आधार पर सभी लोग जानते हैं कि भाई किसी की पर्सनल जमीन होती है, ठीक है, भाई पैतृक संपत्ति हो गई, आपके बाबा आपको देकर चले गए, आप अपनी संतान को देकर जाओगे, तो ये निजी भूमि जिस पर अधिकार आपका स्वयं का है। दूसरी सामुदायिक भूमि, जैसे कि ट्रस्ट की भूमि होती है, कई सारे ट्रस्टों की भूमि होती है, तो वो हो गई सामुदायिक भूमि। जैसे कि 5 लोगों ने मिलकर के जमीन खरीद ली, वो सामुदायिक भूमि हो गई। या फिर देखोगे आपके यहाँ पर जो मेला लगता है सामुदायिक भूमि की जगह पर लगता है, ठीक है। या फिर कोई बाजार लगती है, ठीक है, कई बार कई लोग मिलकर काम करते हैं समुदाय की, ठीक है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, यानी किसी एक व्यक्ति के, जबकि सामुदायिक भूमि जो होती है समुदाय के स्वामित्व की होती है, भाई कई सारे लोग उसमें मिलकर के ग्रुप की है वो भूमि, ठीक है। तो स्वामित्व के आधार पर हम भूमि को इस तरह से विभाजित कर सकते हैं। जनसंख्या और उसकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, ठीक है। भाई आज एक चीज आप देखो, आज से हम मात्र 20 साल पीछे जाकर देखते हैं, मात्र 20 साल पहले क्या मोबाइल थे एंड्रॉयड, क्या इतनी बड़ी लेवल पर कारें आपको देखने को मिलती थी, क्या इतने ऑटो रोड पर चलते थे, क्या इतनी बड़ी मात्रा में जैसे आज आप देखते हो भोजन का उत्पादन होता है, जानवरों को मार के खाया जा रहा है, ठीक है, इतनी रफ्तार तेज से थी 20 साल पहले। आज से मात्र 20 साल पहले की हम बात करें, ये कुछ भी नहीं था, इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, इतनी गाड़ियां भी नहीं थी। बहुत तेजी से डेवलपमेंट हुआ है पिछले 20 सालों में, मात्र 20 सालों की मैं बात कर रहा हूं। और जब से इंडिया में जियो वगैरह आया है तब से तो मतलब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अल्ट्रा लेवल की गति आई। तो जनसंख्या और उसकी मांग जो है सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की जो उपलब्धता है वो सीमित है। भूमि की जो उपलब्धता है वो सीमित है। जिस लेवल से विकास पिछले 20 सालों में हुआ है, अगर इसी लेवल से विकास होता रहे तो अगले 100 सालों के अंदर भूखमरी पड़ जाएगी और प्रलय आने की संभावना हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि विकास का दर देखो ना आप, कितनी तेजी से टेक्नोलॉजी आ रही है। आप शहर में जाकर देखो, ठीक है, शहर में अगर मान लेते हैं कि इतनी जमीन में 50 घर बने हुए, कितने 50 घर बने हुए हैं, तो 50 में से मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि इन 50 घरों में से 45 तो घर ऐसे होंगे जिनके पास में अपने समरसेबिल लगे हुए होंगे, जो पाताल से पानी निकालते हैं अपना स्वयं का, ठीक है, असाविन लगा रखे। अब मान लो कि यहाँ पर 50 छेद हैं इतनी जगह में, ठीक है, और सब 100-100 गज जमीन लेकर के मकान बनवा लेते हैं। तो जरा सोचो कि किस तरह से जमीन का दुरुपयोग किया गया नीचे से पानी निकालने के लिए। और हर नल का अपना अपना एक छोटा सा ताल होता है नल के नीचे, जहां से वो कैप्टी करके नीचे से पानी निकाल के लाता है। अब अगले 20 साल में, पिछले 20 साल में इतना हुआ, अब आप जरा सोच के देखो अगले 40 साल में कितना और अधिक विकास होगा, ये वाटर लेवल कितना नीचे जाएगा। तो ये जो जनसंख्या है अगर आप देखोगे तो इसकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, ठीक है, लेकिन भूमि की जो उपलब्धता है वो सीमित है। शहर घने बस चुके हैं, लेकिन अभी और बसते जा रहे हैं, जमीन बिकती जा रही है, लोग मकान बनाते जा रहे हैं। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। अलग अलग स्थानों पर भूमि की गुणवत्ता अगर आप देखोगे तो अलग अलग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बसाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। पहले सभी के पास भूमि थी जब जनसंख्या कम थी, बट अगर आप आज के टाइम पर देखो तो जो आपकी सामुदायिक भूमि थी वहां पर व्यापारिक क्षेत्र बना लिए गए, ठीक है, व्यापार वगैरह जैसे कि खोले जाने लगे, फैक्ट्रियां खोल दी गई, ठीक है। जो आपके नगरीय क्षेत्र थे वहां पर क्या है, जैसे कि आप पहले आते थे शहरों में, ठीक है, तो शहरों में मार्केट करने के लिए लोग आते थे, ठीक है, कि भाई हम शहर जा रहे हैं, कपड़े ले आएंगे, अच्छी चीजें खरीद कर ले आएंगे। बट अब क्या है, अब शहर में लोग बसने के लिए आने लगे, वो नगरीय क्षेत्र में लोग घर बनाने लगे, शहर बहुत बड़ी मात्रा में फैल गए, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने लिए लगे लोग हैं। भाई जो जमीन आज आप अगर आप देखो जगह आकर के गवर्नमेंट की जो जमीन गाँव में पहले देखने को मिलती थी, लगभग 60 से
85% की जो भूमि है वो ग्रामीण इलाकों में कब्जा कर ली गई है। जो गांव में रहने वाले लोग हैं उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया और कब्जा करके अपनी खेती करने लगे या मकान बना लिया है। 60 से 85 भूमि जो है वो कब्जा कर ली गई। तो वो ग्रामीण इलाके की भूमि थी और ग्रामीण इलाके की भूमि पर कृषि का विस्तार कर लिया गया। ठीक है, कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया गया है। अगले 50 सालों में अगर आप देखोगे तो इतनी बुरी तरह स्थिति आने वाली है जनसंख्या बढ़ने की वजह से, क्योंकि जनसंख्या की मांग सदैव बढ़ती रहती है कि कुछ कहने को नहीं, मतलब बहुत बुरी स्थिति आने वाली है। आज भूमि का उपयोग प्रतिरूप जो है, मतलब भूमि का जो अलग अलग तरीके से उपयोग हो रहा है, इसमें व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन को दर्शाते हैं। आप जैसे एक चीज को समझो, अब जो यहां पर कहा जा रहा है सांस्कृतिक परिवर्तन को दर्शाते हैं। सांस्कृतिक परिवर्तन कई तरह से होता है। हम एग्जांपल के रूप में एक लेते हैं हमारे कल्चर को। ठीक है, हम कल्चर को लेते हैं, बहुत ही बेसिक से यहाँ पर हम एग्जाम्पल आपको देंगे, बहुत कठिन एग्जाम्पल नहीं देने वाले। समझो इस चीज़ को, देखो कहा जा रहा है कि भाई अगर आप भूमि उपयोग प्रतिरूप में परिवर्तन लाओगे तो क्या होगा, समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन आ जाता है। जैसे पहले इसको पढ़ देते हैं पूरा, फिर एग्जाम्पल में बता दें। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा बन रहा है। देखो, जिस स्थान पर जैसा क्लाइमेट होगा, जिस स्थान पर जैसी भूमि पाई जाएगी, वहाँ का कल्चर भी वैसा ही होगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल के रूप में जाते हैं ठंडे इलाके में जहाँ पर बर्फ पड़ रही हो। ठीक है, अब अगर आप बहुत ठंडे इलाके में जाओगे तो वहाँ पर आपको ऐसी चीज़ें खाने को होंगी जिससे आपकी बॉडी को गर्मी मिले, जिससे कि आपको ताकत मिले। ठीक है, जिससे कि आप वहाँ के टेम्परेचर को सह सकें। बहुत से लोग दारू वगैरह पीते हैं। अब आप आ जाओ ऐसे इलाके में जहाँ पर बहुत अधिक गर्मी पड़ रही हो। ठीक है, बहुत अधिक गर्मी पड़ रही हो, वहाँ पर अगर आपने 4 बोतल दारू पी ली, ठीक है 4 बोतल, तो भाई आपको फिर बीमार होने से कोई रोक नहीं सकता। और आप चले जाओ बहुत ठंडे इलाके में, वहां पर आप 5 बोतल दारू पी लो, वहां का टेम्परेचर इतना ठंडा है, वहां पर ये 5 बोतलें भी आपके लिए नॉर्मल लगेंगी। तो जैसा क्लाइमेट होगा उसी आधार पर क्या होगा, आपका कल्चर भी बदलता जाएगा। जैसे कि आप देखो जो बहुत ठंडे इलाके होते हैं वहां पर दारू वगैरह ज्यादा पी जाती है और बहुत गर्म इलाकों में दारू वगैरह बहुत कम पी जाती है। आप देखो गर्मी के क्षेत्रों में आप देखोगे जो शराबी होते हैं, जब गर्मी का क्षेत्र आता है तो वो 1 बोतल पी लेते हैं, इतने में उनके ऊपर इतना नशा चढ़ जाता है कि रोडों पे डरे पड़े घूमते हैं। इधर देखने को मिल जाएंगे, उधर देखने में, गांव वगैरह में जाकर देखो, मैं तो देखता हूं बहुत बुरी स्थिति हो जाती है मात्र 1 बोतल में। सर्दी में 4-4 बोतल पीने के बाद भी कुछ नहीं होता है उन्हें। इसके अलावा हम दूसरे क्षेत्र में अगर जाते हैं तो मान लेते हैं कि आपकी भूमि, आपके यहाँ पर आज जो जमीन पाई जा रही है वहां पर बहुत अच्छी फसल हो रही है, आप मक्का कर रहे हैं, गेहूं कर रहे हैं, धान कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वहाँ का क्लाइमेट चेंज होता है, वहाँ की उस भूमि का आपने बहुत अधिक उपयोग किया अलग अलग तरीके से, उस भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाती है, अब वहाँ पर खेती नहीं होने लगी। अगर ऐसा हो जाएगा तो अब क्या होगा, अब आपको ऐसी चीज़ें या तो बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, बाहर से लेकर के आओ तब खाओ, क्योंकि आपके यहाँ पर फसल तो हो नहीं रही है, या तो आप बाहर कहीं चले जाओ। ये दोनों काम अगर आपको नहीं करने हैं तो आपको मांसाहारी चीज़ों पर डिपेंड रहना पड़ेगा। इस तरह से कल्चर में चेंजमेंट आ जाते हैं। तो कहा जो यहां पर जा रहा है कि आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन को दर्शाते हैं। दूसरा एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं। सपोज दैट कि आपके इलाके में जो जमीन है, अभी आप उस जमीन का बहुत अच्छी तरीके से उपयोग कर रहे हो, ठीक है, खेती कर रहे हो। मान लेते हैं कि वहां पर एक फैक्ट्री बना दी जाती है, ठीक है। अब आप लोग अभी तक तो खेती कर रहे थे, ठीक है, लेकिन अब वहां के जो लोग हैं वो उस फैक्ट्री में भी काम करने लगेंगे, वर्कर बन जाएंगे। अभी तक आपका कल्चर क्या था कि आप भाई खेती में काम करेंगे, फिर अपना आराम करेंगे, उससे जो भी उत्पादन होगा उसका आप उपयोग करेंगे। अब जब फैक्ट्री बन जाएगी, फैक्ट्री बनेगी तो मार्केट भी खुलेगी, आसपास मार्केट खुलेगी तो विदेश का ट्रेंड आएगा, वहां पर अलग अलग तरह के कपड़े आएंगे, आप अलग अलग तरह के कपड़े पहनने लगोगे, अलग अलग तरह की शौकें करने लगोगे। फिर वहां पर शॉपिंग मॉल खुलेंगे, फिर वहां पर खाने की अलग अलग दुकानें खुलेंगी, पिज्जा वाली खुल जाएगी, मोमोज वाली खुल जाएगी, आप वहां पर उन चीजों को अडॉप्ट कर लेंगे, आपका धीरे धीरे कल्चर चेंज होने लगेगा, ठीक है। तो वो चीज यहां पर कहने को कहा जा रहा है। इसके अलावा जो कहा जा रहा है कि वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण हो रहा है। निम्नीकरण का अर्थ जानते हो क्या होता है? अब जैसे कि आपके पास भूमि है, ठीक है, निम्नीकरण का अर्थ होता है, किसी भी चीज के लिए हम बता देते हैं, किसी भी वस्तु या फिर कोई भी पदार्थ की गुणवत्ता में कमी आ जाना। जैसे कि आपके पास मिट्टी है,
ठीक है, उस मिट्टी मतलब खेत है, खेत में जो मिट्टी पाई जा रही है वहां पर आप अभी आपने आलू की फसल की 50 पैकेट बीघा आपके आलू निकला, ठीक है, आपने इस खेत में क्या किया, बहुत अधिक रासायनिक पदार्थ डाल दिए और डाल दे 5 साल बाद इस खेत से जो आलू का निकल रहा है वो मात्र 25 पैकेट बीघा निकलने लगा, अर्थात इस मिट्टी का निम्नीकरण हो गया, उस मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आ गई। दूसरा भूस्खलन, भूस्खलन का अर्थ होता है बड़ी मात्रा में भूमि का कटाव हो जाना, भूस्खलन को सभी लोग जानते हैं, ठीक है, इसको भी हम समझेंगे आगे, ठीक है, इसके बारे में हमने पूरा डिटेल में रखा हुआ है, इसको बाद में समझेंगे, अभी बस इतना समझ लो भूस्खलन का अर्थ होता है बड़ी मात्रा में मिट्टी का कटाव हो जाना, ये पर्वतीय इलाके में बहुत ज्यादा होता है। तीसरा मृदा अपरदन, मृदा अपरदन का अर्थ होता है मिट्टी का कटाव हो गया, वो चाहे जल की वजह से हो, हवा की वजह से, कि आपके यहाँ पर बाढ़ आई, बाढ़ की वजह से मिट्टी कट के चली गई, ठीक है, वो हवा बहुत तेज तूफान आया, तूफान की वजह से आपकी मिट्टी में सूखे खेत पड़ा हुआ था, वहाँ की सारी मिट्टी उड़ के चली गई ऊपर वाली, ठीक है, या फिर हिम की वजह से, ठीक है, जैसे कि चंबल नदी है, चंबल नदी की वजह से वहाँ की जो भूमि है उसका बहुत बड़ी तरह से मृदा का अपरदन वहाँ पर हुआ है। तीसरा चौथा मिलता है मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण का अर्थ क्या होता है, किसी भी भूमि के किसी भी मृदा का शुष्क हो जाना या फिर अर्ध शुष्क हो जाना, यानी कि वहां पर उस मिट्टी से पानी जो है वो समाप्त हो जाना, उस मिट्टी में पानी ना रहे, ठीक है, बारिश बहुत कम होगी तो उस मिट्टी का पानी समाप्त हो जाएगा धीरे धीरे। तो मरुस्थलीकरण भी पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। ये जो यहाँ पर 4-5 की बात की जा रही है, सबसे पहला निम्नीकरण, दूसरा भूस्खलन, तीसरा मृदापर्दन, चौथा मरुस्थलीकरण, ये 4 कारक जो हैं, ठीक है, ये जो 4 के चारों कारक हैं ये मृदा के निम्नीकरण के लिए, मतलब मृदा जो मिट्टी आती है, ठीक है, मिट्टी को खराब बनाने के लिए बहुत अधिक नुकसानदायक है मिट्टी के लिए, ठीक है, इसी वजह से मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि भाई भूमि संसाधन का संरक्षण कैसे किया जाए। सबसे पहले हमने देखा भूमि किसे कहते हैं, भूमि कितनी हमारे पास उपलब्ध है, फिर हमने दूसरे नंबर पर देखा कि भूमि का उपयोग हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, फिर हमने तीसरे नंबर पर ये देखा कि भूमि उपयोग करने की वजह से हमें क्या क्या नुकसान देखने को मिलते हैं, भूमि की गुणवत्ता में क्या क्या कमियां आ जाती हैं, ठीक है, निम्नीकरण हो जाता है, भूस्खलन होता है, मृदापर्दन, मरुस्थलीकरण, ये सब चीजें हो जाती हैं। अब हम देखते हैं कि इसका उपाय क्या है, ठीक है, हमने ये भी देख लिया किसे कहते हैं, उपयोग क्या है, नुकसान क्या है, अब उस नुकसान की भरपाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है, इसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं, इसको समझो। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण क्या है, वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगर वन भूमि का विनाश ना होता तो क्या होता, तो जो आज आपको मृदा अपरदन देखने को मिल रहा है, भूस्खलन देखने को मिल रहा है, ये 2 कारक नहीं होते, ठीक है, क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं मिट्टी को बांध के रखते हैं, पेड़ पौधे की जड़ें, और ये भूस्खलन वगैरह को बहुत कम होने नहीं देते, ठीक है। इसके अलावा कृषियों की भूमि का भी बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है, इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो कई सारे देश ऐसे हैं जहां पर कृषि योग्य भूमि ही समाप्त हो, क्योंकि उन्होंने बहुत से उर्वरकों का प्रयोग किया, रासायनिक दवाइयों का प्रयोग किया, कीटनाशक का प्रयोग किया, खाद बहुत बड़ी मात्रा में डाली, इस वजह से वहां की जो भूमि हो गई वो उसका मरुस्थलीकरण हो गया, ठीक है, वो भूमि जो है मरुस्थलीकरण हो गया उसका, उस भूमि में क्या है कि अब जल की मात्रा बहुत कम रहेगी, उसकी उर्वरता समाप्त हो गई, वहां पर खेती वगैरह नहीं होती है, ठीक है। तो भूमि का उपयोग जो किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इससे प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। वनारोपण, भूमि उद्धार, ठीक है, भूमि उद्धार अर्थात भूमि का हम उद्धार होने के लिए उसे छोड़ने को समय के लिए कहा जाता है। भूमि उद्धार का अर्थ क्या होगा, जैसे कि आपके पास जमीन है, ठीक है, आप उसको उद्धार कर दें उस भूमि का, उसमें जैविक पदार्थ जैसे कि उसमें गोबर खाद वगैरह डालें, ठीक है, उसको अच्छा करें भूमि को, ठीक है, वनारोपण करके, ठीक है, वहां पर पेड़ पौधे लगाए जाएं, भूमि उद्धार किया जाए, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के नियमित उपयोग और अतिचारण पर रोक लगा दी जाए। इससे भूमि संसाधन के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं ये, ठीक है, कि भाई हम क्या करें, वनारोपण करें, वनों को लगाएं। दूसरा, भूमि उद्धार करें, ठीक है, हम भूमि को ज़्यादा कीटनाशक का प्रयोग ना करें, भूमि को समय दें कि भाई जितनी हमने उससे ऊर्जा ली है भूमि की वो पूर्ण हो सके। इसके अलावा हम कीटनाशकों का प्रयोग ना करें, खाद का प्रयोग ना करें, हम जैविक खाद का प्रयोग करें। इन सभी चीज़ों के माध्यम से हम भूमि को संरक्षित कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं मृदा की, मिट्टी की। आखिरकार मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, और यहाँ पर हम समझेंगे मिट्टी के निर्माण के बारे में, ठीक है। ये जो आपको डायग्राम देखने को
मिल रहा है, इसके माध्यम से भी समझेंगे। बट पहले जो रिटर्न में दिया गया है हम उसे पढ़ लेते हैं, बाद में इसी की मदद से मृदा परिच्छेदिका दी गई है, इसकी मदद से पूरे मिट्टी निर्माण के प्रोसेस को समझेंगे। ठीक है, डायग्राम बहुत अच्छा है एंड बहुत ही डीपली इस चीज को हम कवर भी करेंगे। आधा घंटा हो गया। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती। क्या कहा जा रहा है? पृथ्वी के पृष्ठ पर, यानी कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी लेयर पे के ऊपर दानेदार कणों के आवरण, जो दानेदार कण आपको देखने को मिलते हैं, मिट्टी देखने को मिलती है, मिट्टी अगर आप देखोगे तो दानेदार होती है। ठीक है, दानेदार कणों के आवरण की पतली परत, ये परत बहुत ही पतली होती है मिट्टी की। अगर आप देखो तो परपटी वाली लेयर होती है, हमने बात की थी, परपटी के ऊपर मिट्टी पाई जाती। ठीक है, तो मिट्टी की जो बहुत ही पतली परत है इसे ही मृदा कहा जाता है। ठीक है, ये भूमि से निकटता से जुड़ी हुई होती है। स्थल रूप में मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। ठीक है, जो स्थल के रूप हैं, अलग अलग स्थल के रूप होते हैं। मृदा जो अगर आप बात करोगे तो हमें 8 प्रकार के मृदा के बारे में जानकारी है, जिनमें से अगर हम बात करें कुछ की तो एक लाल मिट्टी होती है, एक काली मिट्टी होती है, एक दोमट मिट्टी होती है, एक जलोढ़ मिट्टी होती है, एक बजरी मिट्टी होती है। इस तरह से 8 प्रकार की मिट्टी होती है। ठीक है, तो स्थल रूप अलग अलग जगह के जो स्थल होते हैं वो मृदा के प्रकार को डिसाइड करते हैं कि वहां पर किस प्रकार की मृदा यानी कि मिट्टी पाई जाएगी। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। किस किस से होता है? सबसे पहला चट्टानों से प्राप्त खनिजों से। चट्टानों में जो खनिज पाए जाते हैं, चट्टानों में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैव पदार्थों, ठीक है, जैव पदार्थ होते हैं बहुत सारे, जिसमें अगर आप देखोगे तो जैव पदार्थों की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि भाई पेड़ पौधों की जीवाश्म होते हैं, कई सारे जीव जंतुओं की जीवाश्म होते हैं। ठीक है, इसके अलावा भूमि पर पाए जाने वाले खनिज काफ़ी सारे होते हैं। इनसे क्या होता है? मिट्टी का निर्माण होता है। ये अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। अपक्षय की प्रक्रिया को हमने पिछले चैप्टर में समझा है। एक शब्द था जिसका नाम था अनाच्छादन, उसको भी हमने समझा था। ठीक है, तो ये कीवर्ड होते हैं, इनको आप नोट कर लिया करें। अपक्षय, अनाच्छादन, निक्षेपण। ठीक है, इन चीजों को आप याद रखा करें। हम बार बार इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, टाइम बहुत लगता है। ये अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिज और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। आप पहले अपक्षय को समझ लेते हैं कि अपक्षय किसे कहते हैं, फिर हम पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। अपक्षय किसे कहते हैं? तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया अर्थात वर्षा। तापमान परिवर्तन सभी लोग जानते हैं। आप देखते हो कि रात के टाइम पर तापमान कम हो जाता है, दिन के टाइम में तापमान बहुत ज्यादा होता है। सर्दी के टाइम पर तापमान कम होता है, गर्मी के टाइम पर तापमान बहुत ज़्यादा होता है। तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया अर्थात बरसात हो जाना, पौधों, प्राणियों और मनुष्यों के क्रियाकलाप द्वारा अनावृत शैलों का टूटना। शैल अर्थात पत्थर, बड़े बड़े पहाड़, ठीक है, शैल, इनका टूटना और क्षय होना। केवल 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। अब इस चीज़ को हम यहाँ पर समझते हैं, देखो पूरा डिटेल में यहाँ पर समझते हैं। होता क्या है? पहले ही जनक चट्टानें होती हैं, इन्हें सैल कहा जाता है। क्या कहते हैं इन्हें? इन्हें कहते हैं सैल। इन्हें जनक चट्टानें भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? जनक चट्टान। ठीक है, याद रखना। ठीक है, जनक चट्टान ये इस प्रकार की जनक चट्टानों पर लगातार क्या होता है? इनका अपक्षय होता है। अपक्षय किसके माध्यम से होता है? अपक्षय होता है, मान लो कि भाई तापमान परिवर्तन की वजह से। अब किसी चीज को आप बार बार गर्म ठंडा करोगे तो वो टूट जाएगी। ठीक है, इसी तरह से जैसे कि मान लेते हैं कि ये कोई ये चट्टान थी। ठीक है, इसमें क्या है कि इसके ऊपर धूप पड़ी, फिर रात के ऊपर क्या है कि इसमें चांद ने बिल्कुल ठंडा कर दिया, दिन में फिर धूप हुई, फिर रात को चांद ने ठंडा कर दिया। ऐसे दिन रात करते करते गरम ठंडी होती रही। एक टाइम क्या हुआ कि दिन में बहुत तेज गर्म थी, बरसात हो गई, अब ये चटक गई पूरी तरीके से। चट्टान के बीच में दरार आ गई, गर्म ठंडा होने की वजह से। मान लेते हैं कि यहाँ पर ये एक दरार आ गई। ठीक है, अब पानी बरस गया, पानी बरसने की वजह से इसमें पानी भर गया। ठीक है, अच्छा, पानी में अगर आप देखोगे तो H2O होता है और चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं और पानी में होता है H2O। आप खनिज जो पाए जाते हैं अलग अलग तरीके के पाए जाते हैं। मान लो कि कोई रिएक्शन हुआ खनिज और पानी के बीच में, जो पानी वर्षा इसके अंदर भर गया, इस वजह से चट्टान टूट गई। चट्टानें कई प्रकार से टूटती हैं। ठीक है, एक प्रक्रिया हमने यहाँ पर बताई। दूसरी प्रक्रिया, मान लो बरसात हुई, ये दरार थी चट्टान के बीच में, यहाँ पर पानी भर गया, सर्दी आई, ये पानी बर्फ में बदल गया। अब बर्फ की वजह से दबाव पड़ा और चट्टान टूट गई। मान लो कि दरार आ गई, अब यहाँ पर क्या है, मिट्टी भर गई, और मिट्टी भरने के बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि इसके ऊपर पेड़ जमाया, पेड़ की जड़ें गई, जड़ों की वजह से दबाव पड़ा और उसी वजह से चट्टान टूट गई। और मानवीय क्रियाओं की वजह से भी चट्टान टूटते हैं। तो चट्टान थी सबसे पहले, चट्टान टूट करके बनी अपक्षयी चट्टानी पदार्थ। चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में टूट गई। ठीक है, और इससे कंकड़ पत्थर वाले चट्टानी पदार्थ बनके तैयार
तैयार हो गए। अब जो कंकड़ पत्थर वाले चट्टानी पदार्थ हैं ये भी टूटेंगे, इनसे क्या बने, बालू, गाद, क्ले और उपमृदा। ठीक है, इससे उपमृदा बनी। ये जो मृदा होगी इसमें बालू है, गाद है, क्ले वगैरह पाई जाती है, इसे उपमृदा कहा जाता है। अब इस उपमृदा के ऊपर ह्यूमस पाया जाता है और इसी ह्यूमस को मृदा कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जैसे कि हाँ ये उपमृदा बन गई, उपमृदा के ऊपर जीव जंतु आए, ठीक है, पेड़ पौधों की जीवाश्म आए, हम आप लोग निकले, जानवरों ने पॉटी की, एक तरफ पेड़ पौधे थे वो जमे बड़े हुए, उनकी वजह से मिट्टी टूटी, वो उन पेड़ पौधों के पत्ते वहां पर गिरे। ठीक है, इसके अलावा और भी क्रियाकलाप हुए जिन वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर ह्यूमस आ गया, ह्यूमस और वनस्पति के साथ उसकी ऊपरी मृदा तैयार हो जाती। ठीक है, ये यहाँ पर महीन ऊपरी मृदा तैयार हो गई। इस तरह से पूरी की पूरी मिट्टी का निर्माण। सबसे पहले जनक चट्टाने, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े सैल होते हैं, पत्थर होते हैं, ये टूटते हैं तो अक्षय चट्टानी पदार्थ बनते हैं। ये थोड़ी बड़ी चट्टाने, मतलब इसमें कंकड़ पत्थर ज़्यादा पाए जाते हैं। फिर ये टूटते हैं तो बालू, क्ले और मतलब बालू तरीके की मतलब बनती है जिसमें ज़्यादा मतलब उपजाऊता नहीं होती है। इसके ऊपर पेड़ पौधे जमते हैं, खनिज वगैरह आते हैं। ठीक है, जीवाश्म वगैरह आते हैं पेड़ पौधों के, और इससे क्या होता है, ये जो मिट्टी है ऊपर, इसमें क्या होता है, ये मृदा बन जाती है। फिर यहाँ पर हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, 1 इंच मृदा के निर्माण में सैकड़ों साल लग जाते हैं, जो कि यहाँ पर कहा जा रहा है केवल 1 इंच ने 1 सेंटीमीटर मृदा के बनने में सैकड़ों वर्ष का टाइम लग जाता है। कोई 1-2 साल में, 1 या 2 साल में मिट्टी का निर्माण नहीं होता है, सैकड़ों साल का समय लग जाता है केवल 1 सेंटीमीटर मिट्टी के बनने में। इस तरह से आप कह सकते हो अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से मिट्टी का निर्माण होता है। अच्छा, केवल इतना ही नहीं, ठीक है, जो मृदा है, मृदा निर्माण के कारक भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने अभी बात की थी, अगर इस तरह से मृदा का निर्माण हो रहा है तो पूरी पृथ्वी पर अगर हम देखें एक ही प्रकार की तो मिट्टी पाई नहीं जाती। अगर आप पृथ्वी पर देखोगे तो कई प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। 8 प्रकार की मिट्टी को हम जानते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखो काली मिट्टी कहीं पर पाई जाती है, कहीं पर लाल मिट्टी, कहीं पर दोमट मिट्टी है। तो इन मिट्टियों का जो निर्माण होता है अलग अलग मिट्टियों का अलग अलग शैलों के माध्यम से होता है। कोई आग्नेय शैल होती है, कोई अपसादी शैल होती है, कोई लौह तत्व वाली शैल होती है जिसमें लौह तत्व ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो जनक शैलें होती हैं, उनका स्वरूप ये डिसाइड करता है कि वहां की मिट्टी जो होगी कैसी होगी। इस चीज को थोड़ा समझो। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जो होते हैं, जनक शैल का स्वरूप होता है। इसके अलावा जलवायविक कारक की वहां की जलवायु कैसी है, दूसरा वहां पर जनक शैल का स्वरूप कैसा है। ठीक है, मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका, वहाँ के स्थल की आकृति कैसी है। ऐसा तो नहीं कि वहाँ की पठारी सतह है, वहाँ की पर्वतीय इलाका है या मैदानी इलाका है। ठीक है, दूसरा वहाँ जैव पदार्थों की भूमिका, वहाँ पर जैव पदार्थ कितने पाए जाते हैं, वहाँ पर पेड़, जैसे कि मान लो कि भाई रेगिस्तानी इलाका है, ठीक है, गर्म रेगिस्तान है, वहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, तो वहाँ पर मिट्टी का तो निर्माण होगा बट मिट्टी में ह्यूमस नहीं पाया जाएगा क्योंकि वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं है। पेड़ पौधे नहीं है तो वहाँ पर क्या है कि जैव पदार्थ नहीं आएंगे। जब पेड़ पौधे नहीं है तो पेड़ पौधों की जीवाश्म वहां नहीं आएंगे, जिससे कि मिट्टी क्या होगी, उर्वरता मिट्टी में नहीं पाई जाएगी। ठीक है, अब मान लो कि मैदानी इलाका है जहां पर पानी भी बहुत बरसता है, टेम्परेचर बहुत भी अधिक आता है, तो वहां पर पेड़ पौधे भी बहुत होंगे, जीवाश्म भी बहुत अधिक होगा, मिट्टी में उपजाऊपन बहुत अधिक पाया जाएगा। तो ये चीजें यहां पर डिसाइड करती हैं कि मिट्टी कैसी होगी, मिट्टी किस प्रकार की होगी। ठीक है, मृदा निर्माण के मुख्य कारक कौन कौन से, सबसे पहला जनक शैल का स्वरूप, वहां की जो जनक शैल है तो उसका स्वरूप कैसा है, किस रंग की है, मतलब उसमें वो आग्नेय शैल है, अपसादी शैल है या फिर कायांतरी शैल है, कैसी शैल है। इसके अलावा वहां का जलवायु कैसा है, ये चीजें डिसाइड करती हैं कि मिट्टी किस प्रकार की होगी। ठीक है, मृदा निर्माण के अन्य कारकों में स्थलाकृति हो गई, जैव पदार्थों की भूमिका है। ठीक है, इसके अलावा मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय, कितना टाइम लग रहा है उस मिट्टी के निर्माण में, टाइम भी बहुत डिसाइड करता है। ठीक है, टाइम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, इस डायग्राम की मदद से हम कंप्लीटली समझ लेंगे कि जो मिट्टी का निर्माण होता है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, कि कहीं पर आप लाल मिट्टी देखते हो, कहीं पर काली मिट्टी देखते हो, कहीं पर दोमट, कहीं पर बजरी। तो ये जो मिट्टी अलग अलग प्रकार की पाई जाती है, ये अलग अलग प्रकार की क्यों पाई जाती है, मिट्टी निर्माण में कौन कौन से कारक काम करते हैं। सबसे पहले होता है जनक शैल, यहाँ पर आप देख सकते हो जनक शैल। ठीक है, सबसे पहला जनक शैल, 5 कारक पूरे काम करते हैं। सबसे पहला कारक आपको देखने को मिलता है जनक शैल। जनक शैल जो होते हैं यानी कि आपकी जो शैल है जिससे मिट्टी का निर्माण हो रहा है, जो चट्टाने हैं, ठीक है, उनका रंग कौन, चट्टाने जो हैं, चट्टाने मिट्टी का रंग
मिट्टी का गठन, रासायनिक गुणधर्म, ठीक है, ये सब डिसाइड करती हैं, ठीक है। जनक शैल जो होती हैं, जैसे कि दक्कन के पठार की मिट्टी अगर आप देखो तो काली मिट्टी है, ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पर आपको आग्नेय शैलें देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो जनक शैल होती हैं ये खनिज, रासायनिक गुणधर्म इनको भी निर्धारित करते हैं, ठीक है भाई। मिट्टी जो जनक शैल होगी इसमें खनिज पाए जाते हैं, तो चट्टानों में पाए जाने वाले खनिज जो होते हैं ये मिट्टी के रासायनिक गुणधर्म को भी डिसाइड करते हैं। खनिज की मात्रा, ठीक है, कि मिट्टी में कितनी खनिज, जनक शैल में कितनी खनिज है, तो वो मिट्टी में पाए जाने वाले जो शैल होंगे, जो मृदा होगी मिट्टी, उसमें खनिज की मात्रा कितनी होगी ये भी निर्धारित करेगी। पारगम्यता को भी निर्धारित करते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीजें जो जनक शैल होती है, जनक शैल क्या निर्धारित करती है, अर्थात माँ बाप, मिट्टी के माँ बाप आप कह सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपके माँ बाप में जो गुण होंगे वो आप में भी आएंगे, ठीक है। कुछ अनुवांशिक गुण होते हैं, कुछ बीमारियां होती हैं जो अनुवांशिक तरीके से आ जाए, जैसे कि कैंसर है, जैसे कि आप बीमारी एक देख सकते हो शुगर की बीमारी होती है, ठीक है। कुछ हेपेटाइटिस जैसे बीमारियां हैं, ये कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो आपको अपने माँ बाप से मिलती हैं। इसी तरह से जनक शैल ये डिसाइड करती है कि मिट्टी का रंग कैसा होगा, मिट्टी का गठन कैसा होगा, मिट्टी का रासायनिक गुणधर्म कैसा होगा, ठीक है। खनिज वहां पर कौन कौन से पाए जाएंगे, मात्रा, मिट्टी खनिजों की मात्रा कौन कैसी होगी, ठीक है। पारगम्यता, जल निर्धारण क्षमता उस मिट्टी की कितनी होगी, कैसी होगी। जैसे कि आप आग्नेय शैल वाली अगर आप चट्टानें देखोगी, आग्नेय शैल जो होती है वहां पर जो मिट्टी पाई जाती है वो पानी को बहुत अधिक एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, क्योंकि वहां पर लौह अयस्क बहुत पाया जाता है। तो ऐसी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। दूसरा क्या कहा जा रहा है, उच्चावच। उच्चावच जो होता है अर्थात वहां पर वहां की स्थलाकृति कैसी, स्थलाकृति जो होती है तुंगता और ढाल, ठीक है। ये कि मतलब पर्वत तो नहीं बन रहा है मिट्टी का पूरा या फिर जो भी बन रहा है, तो उच्चावच जो होती है यानी कि स्थलाकृति, उस चट्टान की स्थलाकृति, उस स्थान की स्थलाकृति, वहां पर जो मृदा का निर्माण होगा, तो ये स्थलाकृति जो होती है तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करती है कि वहां पर कितनी और कैसी मृदा पाई जाएगी, ठीक है। स्थलाकृति ये बहुत अधिक डिपेंड करती है। अब मान लो कि वहां की स्थलाकृति ऐसी है कि ढाल वाली स्थलाकृति है वहां की, ठीक है, ढाल वाली, कैसी ढाल वाली है। अब पानी बरस रहा है, जितनी मिट्टी बनती मृदा बनती है, पानी बरसता है सारी की मृदा बह जाती है, जितना पानी बरसता है सारी की सारी मृदा बह जाती है, तो वहां पर मिट्टी, ये मृदा संचय जो है वो बहुत कम होगा, मिट्टी वहां पर रुक बहुत कम पाएगी, ठीक है। तो जो उच्चावच होते हैं ये तुंगता और ढाल को निर्धारित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला वनस्पति, प्राणीजात और सूक्ष्म जीव, ये तीन क्या चीज निर्धारित करते हैं, वहां पर ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं, ठीक है। वहां पर जो मिट्टी में उपजाऊपन पाई जाएगी, उपजाऊ, ठीक है, वहां की मिट्टी उपजाऊ होगी या नहीं होगी, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि वहां की वनस्पति कितनी है, वहां पर वनस्पति है या नहीं, वहां पर प्राणीजात है या नहीं है, वहां पर सूक्ष्म जीव है या नहीं है, ठीक है। ये निर्धारित करेंगे वहां के ह्यूमस निर्माण की दर को, ठीक है। और ह्यूमस की वजह से ही मिट्टी में उपजाऊपन आती है, मिट्टी उपजाऊ होती है, ठीक है, उर्वरता पाई जाती है। अगला समय, मिट्टी के निर्माण में समय कितना लग रहा है, टाइम जो है ये मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निर्धारित करती है, ठीक है। जैसे कि मिट्टी जो है कितने इंच वहां पर पाई जा रही है, कितने सेंटीमीटर मिट्टी पाई जा रही है, ठीक है भाई, 1 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर है, कितने सेंटीमीटर मिट्टी पाई जा रही है, ये समय निर्धारित करता है कि कितना टाइम वहां उसे मिल रहा है मिट्टी बन पाने में वहां पर, ठीक है। तो समय जो है ये मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निर्धारित करता है। इसके अलावा जलवायु जो है वहां की, तापमान और वर्षा, क्या कौन कौन चीजें, 3 चीजें, एक जलवायु, तापमान और वर्षा, ये अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। वहां की जलवायु कैसी है, वहां पर तापमान कैसा है और वहां पर वर्षा कैसी है। सपोज दैट कि भाई बहुत ही चरम जलवायु है वहां की, ठीक है, तो वहां पर अगर बहुत ही चरम जलवायु होगी, बहुत गर्म जलवायु, तो वहां पर पेड़ पौधे नहीं पाए जाएंगे, बहुत कम पेड़ पौधे पाए जाएंगे, अर्थात वहां पर ह्यूमस निर्माण की दर बहुत कम होगी, ठीक है। अब मान लेते हैं कि वहां पर वर्षा बहुत अधिक हो रही है, तो वहां पर जो मिट्टी है, मिट्टी में क्या पाया जाएगा, मिट्टी में जल बहुत अधिक हो जाएगा, दलदली भूमि पाई जाएगी, ठीक है। या फिर वहां पर क्या है कि अपक्षय की जो प्रक्रिया है वो बहुत अधिक होगी, ढलान पर बना हुआ है तो वहां की मिट्टी जितनी भी बनेगी वो सब बह जाएगी। तो जलवायु, तापमान और वर्षा, ये 3 चीजें किस चीज को प्रभावित करती हैं, अपक्षय, कि वहां पर मतलब जो मिट्टी का निर्माण हो रहा है वो किस दर से हो रहा है, अपक्षय। इसके अलावा ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करती, 2 चीजों को, किसको, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को, ठीक है। 1 मिनट, जलवायु, तापमान, वर्षा और अपक्षय, हाँ, जो जलवायु है वो जलवायु, तापमान और वर्षा, ये 3 चीजें
अपक्षय की वहाँ पर जो शैलें हैं वो किस दर से टूट रही हैं, ठीक है, और वहाँ पर ह्यूमस का निर्माण किस दर से हो रहा है, इसको बहुत प्रभावित करती हैं। आई होप कि यहाँ पर आप ये समझ गए होंगे कि मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, और जो अलग अलग प्रकार की मिट्टी आपको देखने को मिलती है, ये अलग अलग प्रकार की मिट्टी क्यों और कैसे बनती है। अगर कोई भी टॉपिक रह गया हो तो बता देना कमेंट बॉक्स में, इसके पार्ट 2 में हम एक्सप्लेन कर देंगे। अब हम बात करते हैं मिट्टी मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय के बारे में। क्या मृदा का निम्नीकरण जो हो रहा है, निम्नीकरण तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई मिट्टी का किस प्रकार से धीरे धीरे मिट्टी अनुपयोगी बनती जा रही है, उसकी उपजाऊता चली जा रही है, ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके 4 कारक हमने बात की थी, एक तो आपका निम्नीकरण हो गया, भूस्खलन हो गया, मृदा अपरदन हो गया और मरुस्थलीकरण हो गया। ये 4 चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। तो मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए 2 मुख्य खतरे हैं। क्या, मृदा का अपरदन अर्थात वहां से मिट्टी का अपरदित हो जाना, पानी बरस रहा है तो मिट्टी बह के वहां से चली गई, या हवाएं तेज चल रही हैं मिट्टी वहां से बह के चली गई, या कोई और कारण हुआ, ठीक है, मानवीय कारण की वजह से। दूसरा क्षीणता, ठीक है, मृदा संसाधन के लिए 2 मुख्य बहुत बड़े खतरे हैं, ठीक है, मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदा का निम्नीकरण हो रहा है। एक तो मानवीय कारक की वजह से आप देखोगे मिट्टी का खनन बहुत अधिक होता है, ठीक है। दूसरा मानव लोग जो है मिट्टी का बहुत अधिक दुरुपयोग करते हैं, बहुत अधिक रासायनिक कीटनाशक डाल देते हैं, दवाइयां डालते हैं, ठीक है। तो इनकी वजह से क्या होता है, मिट्टी की जो उर्वरता है वो कम हो जाती है, मिट्टी का निम्नीकरण हो जाता है, ठीक है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक जो हैं वो वन उन्मूलन, ठीक है, कि भाई जो वनों का हम काटते जा रहे हैं वनों को, इस वजह से मिट्टी का निम्नीकरण हो रहा है। दूसरा अतिचारण, मिट्टी का अतिचारण, कि भाई जो वन के लिए भूमि पड़ी है उसको हम काट के वहां पर कृषि करने लगे, जो भूमि जिसके लिए पड़ी उसे उसी के लिए पड़ा रहने दो। चारागाह अब आपको गांव में देखने को नहीं मिलेंगे, पहले बहुत चारागाह हुआ करते थे। मैं अभी आपको मात्र 20 साल पहले अगर आप अपने बाबा दादी से पूछो या अपने माँ बाप से ही पूछना जो गाँव में रहते हैं कि 20 साल पहले गाँव में कितने चारागाह हुआ करते थे, कितनी खेलने की भूमि होती थी, तो वो आपको बताएं कि आसपास सारी की सारी जमीन पर आप खेल सकते थे, बहुत जमीन देखने को मिलती थी खेलने की। मैं अपनी बता रहा हूं, 10 साल पहले मेरे गांव में खेलने के लिए जगह की कमी नहीं थी, चाहे जहां खेलो बहुत जमीन पड़ी थी। बट अगर आज के टाइम की बात की जाए, मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे गांव में 1 भी बीघा मतलब आधा एकड़ या फिर आधे एकड़ से कम भी जगह नहीं बची है जहां पर हम खेल सकें। लोग अपने खेतों में फसल नहीं करते हैं ताकि बच्चे खेल सकें, ऐसी स्थिति हमारे यहाँ पर पैदा हो चुकी है। तो मिट्टी का अतिचारण मतलब जमीन का अतिचारण। दूसरा, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग। हम लोग क्या करते हैं, भाई हमें 1 एकड़ में 500 कट्टी भी आलू चाहिए, 500 भी आलू पैकेट आलू मिलना चाहिए, 400 का पैकेट आलू मिलना चाहिए। अब एक आ रहे हैं उधर तरफ से प्रचार करने वाले दवाई कानून का कि भाई आप हमारी ये दवा डाल दो, इससे आपकी मिट्टी की जितनी भी ताकत है वो सारी लग जाएगी और आपकी फसल बहुत अच्छी होगी। किसान ज़्यादा पढ़ा लिखा जो नहीं होता है वो दवाई डाल देता है। जैसे कि आजकल बहुत ही देखने को मिलता है, मिट्टी में अगर आप नमक मिला दो, ठीक है, खेती करने से पहले अगर आप नमक मिला दो तो मिट्टी की जितनी भी ताकत होती है वो एक ही बार में फसल को मिल जाती है। अगली बार में मिट्टी जो होती है वो मरुस्थलीकरण उसका हो जाता है, निम्नीकरण हो जाता है, उस खेत में ताकत नहीं रहती। लोग क्या कहते हैं, आजकल खेत को लागान पर लेते हैं, ठीक है, लागान पर लेने के बाद में उसमें नमक डाल देते हैं, नमक बड़ी मात्रा में नमक के पैकेट डाल देते हैं और उससे एक ही साल में उस मिट्टी से बहुत अधिक उत्पादन ले लेते हैं उस जमीन से और चले जाते हैं खेत को छोड़ करके। फिर जो दोबारा खेत लेने आता है दूसरा व्यक्ति, उसको उस खेत में अधिक फसल नहीं मिलती, वो कहेगा कि हमें तो आपके खेत में घाटा हो गया। तो ऐसा बहुत लोग कर रहे हैं, मतलब इन चीज़ों का बहुत ही उपयोग कर रहे हैं। वर्षा दोहन, वर्षा की वजह से कई बार क्या होता है, मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है वो बह जाती है, ठीक है, उर्वरक जो भूमि होती है वो बह जाती है। भूस्खलन, भूस्खलन की वजह से भी ऐसा होता है। भूस्खलन को भी हम समझेंगे डिटेल में। बाढ़ की वजह से मिट्टी जो होती है ऊपर वाली बह जाती है, ह्यूमस वाली जिसमें उर्वरता होती है, नीचे वाली भूमि रह जाती है जिस पर आप खेती करें कुछ भी करें उसमें फसल अच्छी नहीं हो पाती। लोग कहते हैं ऊसर बंजर वाली भूमि आ गई, तो वो यही होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मृदा संरक्षण की कुछ विधियों के बारे में। सबसे पहले विधि है मल्च बनाना। क्या विधि है? मल्च बनाना। इस तरह से आप इसके अगर वीडियो देखोगे तो आपको बहुत सारे यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगे। होता क्या है, जैसे कि आपका ये खेत है, ये खेत है, ठीक है, ये खेत है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ पर एक ऐसी पॉलीथीन बिछा दी, एक मल्चिंग पेपर आता है, मल्चिंग पेपर एक ये बिछा दिया, एक ये मल्चिंग पेपर बिछा दिया, एक ये मल्चिंग पेपर बिछा दिया, एक ये मल्चिंग पेपर बिछा दिया,
इस तरह के अलग अलग हमने मल्चिंग पेपर बिछा दिए। अब खेत में बहुत सारे बिछ जाते हैं। अब जो आपकी बीज की जगह ये मिल रही है ये वाली, ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जैव पदार्थ डाल देंगे, ठीक है। पौधों के बीच में अनावृत भूमि जैव पदार्थों जैसे कि प्रवाल से ढक दिए जाते हैं। इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। जैसे कि हमने, अरे यार चला गया, चलिए कोई बात नहीं, हम फिर से बना लेते हैं। ये हमारी खेत है, खेत में हमने क्या किया, ऐसे मल्चिंग पेपर बिछा दिए जगह जगह पर, ठीक है। ज़्यादा नहीं मल्चिंग पेपर बिछाएंगे वरना खेत बन जाएगा। अब ये हमारा मोबाइल है जिस पर हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये हमने मल्चिंग पेपर बिछा दिए। अब मल्चिंग पेपर जो बिछ गए, मल्चिंग पेपर के बीच बीच में हम यहाँ पर पौधे लगा रहे हैं। हम बीच बीच में पौधे लगा रहे हैं, ठीक है। हमने बीच बीच में इसमें पौधे लगा दिए, कई सारे पौधे लगा रहे हैं। हमने कई सारे पौधे लगा दिए। अब जो बीच में ज़मीन हमें मिल रही है यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम मिट्टी डाल देते हैं, मिट्टी डाल दे रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, ऐसे मिट्टी डाल दी, ठीक है। हम यहाँ पर मिट्टी डाल दे रहे हैं। इससे होगा कि मिट्टी नहीं मतलब जैव पदार्थ डाल देंगे गोबर की खाद वगैरह डाल देते हैं, गोबर की खाद वगैरह डाल देते हैं। अब देखो यहाँ पर आपका पेपर बिछा है, ये आपका पेपर बिछा है, ठीक है। यहाँ पर आपके जैव पदार्थ पड़े, तो मिट्टी की जो ऊष्मा होगी, ठीक है, या फिर मिट्टी में जो आर्द्रता होगी वो यहाँ से वाष्पित नहीं होगी, ठीक है। वो सारी की सारी ऊर्जा पेड़ पौधों को मिलेगी। यहाँ पर भाई आपका पेपर बिछा है तो यहाँ से ऊष्मा निकलेगी नहीं। यहाँ पर आपने जैव पदार्थ डाल दिए और पूरा का पूरा पेपर बिछा दिया, तो बीच में पेपर आ गए। जैसे आप यहाँ पर देखो बीच में ये जैव पदार्थ डाल दिए गए, गोबर वगैरह, गोबर की खाद वगैरह, यहाँ पर अपना आपका पूरा ये पेपर बिछा हुआ है। ये पेपर जो होता है मिला होता है बीच में यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है, मिट्टी की उर्वरता बिल्कुल भी समाप्त नहीं होती है, ठीक है। और मिट्टी का हम बहुत अच्छी तरीके से उपयोग कर सकते हैं। मल्च बनाना इसे विधि कहते हैं। इसके काफ़ी सारे वीडियोज़ आजकल यूट्यूब पर मिल जाएंगे। पौधों के बीच में अनावृत भूमि जैव पदार्थों जैसे कि प्रवाल से ढक दी जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है, ठीक है। बीच में ये डाल दिया और आसपास हमने इसे पेड़ पौधे लगा दिए। इसका आजकल बहुत प्रयोग हो रहा है। दूसरा मिलता है हमको वेदिका फार्म। ये पहाड़ों में कृषि जो की जाती है वहाँ पर होता है। हम इस पहले इसे डायग्राम के माध्यम से समझते, बाद में देखेंगे। जैसे कि आपका पर्वत जो भी आप देखोगे ऐसे पर्वत होते हैं। अब यहाँ पर मान लो पानी बरसेगा, ठीक है, यहाँ पर पानी बरसेगा तो जो भी होगा सब बहता जाएगा कि नहीं जाएगा, सब बहता हुआ निकल जाएगा। यहाँ से मिट्टी का भी कटान होगा, ठीक है, बहुत तेज़ी से, और पानी बहुत तेज़ी से बहेगा। इसके लिए क्या किया गया, यहाँ पर अब क्या किया गया, ऐसी भूमि थी, अब क्या किया गया, यहाँ से ऐसी आई फिर ऐसे कर दिया गया, ऐसे कर दिया गया। अब यहाँ से पानी बह के आया, यहाँ पर रुका, ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पर अवशोषित हुआ, फिर यहाँ से बह के आया, यहाँ पर रुका, फिर यहाँ से बह के आया, यहाँ पर रुका, फिर यहाँ से आया, यहाँ पर रुका। ऐसे पानी अब रफ्तार से नहीं जाएगा, धीरे धीरे पानी जाएगा। इससे क्या होगा कि पानी तेजी से नहीं बहेगा और मिट्टी की उर्वरता वहाँ पर बनी रहेगी, ठीक है। अब जो लिखा हुआ है उसको हम यहाँ पर समझते क्या करें, जैसे हाँ, चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाए। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे तीव्र ढाल थी, यहाँ पर आप देख रहे वेदिकाएं बना दी गई, ठीक है। और जो वेदिका यहाँ पर आप देख रहे बीच बीच में कृषि भी की जा रही है। कहाँ पर, चलो यही कलर लिए रह रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर देखो बीच बीच में ये हरी हरी घास दिख रही है, यहाँ पर खेती की जा रही है और ऐसी वेदिका बना दी। ये इसे वेदिका फार्म कहते हैं, ठीक है। चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो सके। इससे दो फायदे हैं, एक तो सपाट सतह मिल गई, फसल उगाने के लिए यहाँ पर जमीन मिल गई, मैदानी इलाका मिल गया। इससे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है, ठीक है। एक तो सपाट सतह मिल गई फसल उगाने के लिए, दूसरा पानी बहकर के आएगा तो वो रफ्तार से नहीं जाएगा, रुक के यहाँ पर जाएगा, धीरे धीरे बहेगा। इससे मिट्टी का कटाव नहीं होगा, ठीक है। तो वेदिका फार्म ये भी बहुत अधिक उपयोगी है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते समोच्च रेखी जुताई। जैसे आपने वेदिका फार्म देखा, ऐसे ही इलाकों में समोच्च रेखी जुताई भी होती है। एक पहाड़ी ढाल पर समतल रेखाओं के समांतर जुताई, जैसे कि पहाड़ी ढाल है आपकी ये, ठीक है, ये पहाड़ी ढाल है, तो यहां पर ऐसी ऐसी जुताई करते चले गए, ठीक है, ऐसी ऐसी जुताई करते चले गए। अब अगर यहां पर हम ऐसी जुताई करेंगे तो होगा क्या कि पानी बहेगा, पानी आएगा बहुत तेजी से बहकर निकल जाएगा। हम ऐसी ऐसी जुताई यहां पर कर रहे हैं तो पानी आएगा, यहाँ पर रुकेगा, फिर नीचे आएगा, रुकेगा, फिर नीचे आएगा, रुकेगा, धीरे धीरे बहता हुआ आएगा। इससे होता क्या है, कहा जा रहा है एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं में समांतर जुताई,
ढाल से नीचे बहते जल के लिए प्राकृतिक अवरोध निर्माण कर, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ऐसी जुताई की जा रही है, ये ढाल है पूरी की पूरी, ठीक है, ये मतलब ऐसी जुताई की जा रही है। ये यहाँ पर ये मतलब डायग्राम जो दिया गया है बिल्कुल करेक्ट डायग्राम नहीं है, आप इसका यूट्यूब पर देख लेना, इमेज उस पर गूगल पर इमेज डालकर देख लेना, समोच्च रेखीय जुताई के आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि हम ऐसा मानते हैं, हमने एक ट्रायंगल बना ले रहे हैं, ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया। पहाड़ की डाल तो ऐसी ही होती है, पहाड़ की डाल तो ऐसी ही होती है। अब हमने क्या किया, जैसे कि यहाँ से यहाँ पर ऐसी जुताई कर दी, यहाँ पर जितनी ऊंचाई है उतनी जुताई ऊंचाई यहाँ पर है। अब यहाँ पर जो पानी बहकर के आएगा वो इसमें पूरे में भरेगा, ठीक है। भरने के बाद में फिर यहाँ से नीचे आएगा, फिर यहाँ पर भरेगा, फिर यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ पर भरेगा पूरे में, फिर यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ पर पूरे में भरेगा। ऐसे पानी नीचे आएगा तो मिट्टी की उर्वरता बनी रहेगी, मिट्टी की उर्वरता यहाँ से बहकर जाएगी नहीं, ठीक है। मिट्टी जो है उपजाऊ बनी रहती है, जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। दूसरा होता है समोच्च रेखीय रोधिकाएं। रोधिकाएं क्या होती हैं, वो भी इसी में बनती पहाड़ी इलाकों में। समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। देखो सबसे पहले वेदिका फार्म होता है, ठीक है, सबसे पहले वेदिका फार्म होता है। वेदिका फार्म के साथ ही साथ ऐसे यहाँ पर जुताई की जाती है, समोच्च रेखीय जुताई और समोच्च रेखीय रोधिकाएं बनाई जाती है। तीनों काम होते हैं पहाड़ी इलाकों में। इसमें होता क्या है, जैसे कि ये आपका एक पहाड़ी इलाका है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आया पानी बहकर कि यहाँ पर पत्थर से, पहाड़ से कुछ बना दिया गया, ठीक है, पत्थर से, पहाड़ से, मृदा का उपयोग करके रोधिका बना दी गई। फिर थोड़ा सा और आ गया, यहाँ पर एक रोधिका बना दी गई, फिर आ गया है थोड़ा सा, यहाँ पर एक रोधिका बना दी गई। तो पानी जो आएगा पहले यहाँ पर आएगा, भरेगा और भर के धीरे धीरे यहाँ से निकलेगा नीचे, फिर यहाँ पर आया, यहाँ पर भर गया, यहाँ पर रुका और रुक करके यहाँ से आएगा, फिर यहाँ पर आएगा और अपने साथ पानी जो भी मिट्टी बहा करके लाएगा वो मिट्टी यहीं पर रुक जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऐसा बन जाएगा, धीरे धीरे एक स्लोप बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर खेती वगैरह कर सकते हैं, स्लोप धीरे धीरे बनने लगता है ऐसा, ठीक है। तो ये है, यहाँ पर होता क्या है, ऐसे समोच्च रेखाओं में रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का प्रयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती हैं, जैसे कि हमने ऐसी ढाल बनाई, ठीक है, यहाँ पर एक रोधिका बना दी और रोधिका के सामने यहाँ पर जल एकत्र हो, इसलिए यहाँ पर खाई बना दी जाएगी। अब जितनी मिट्टी बह करके आएगी वो इसी खाई में रुक जाएगी और ऊपर से बह करके पानी जो होगा, एक्स्ट्रा पानी वो यहाँ से निकल जाएगा और निकल कर जाकर के यहाँ पर एक और बनी है तो यहाँ पर जाकर रुक जाएगा, यहाँ पर भी खाई है, फिर इससे नीचे आएगा तो उसमें रुक जाएगा पानी। इस तरह से समोच्च रेखीय रोधिकाएं बनाई जाती हैं। चौथा होता है, आपको मिलता है, पांचवा मिलता है रक्षक मेखलाएं। रक्षक मेखलाएं होता क्या है, रक्षक मेखलाएं जो होती है तटीय प्रदेशों में और शुष्क प्रदेशों में पवन की गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। होता क्या है, जैसे कि हम मान लेते हैं, हम ये एक बनाते हैं, हम ये एक खेत बना ले रहे हैं, हमारा ये एक खेत है। अब इस खेत के इधर साइड, किधर साइड, एक मिनट, इधर साइड समंदर है यहाँ पर, ठीक है, एक मिनट, हम इसे पहले ऐसा लेते हैं, ये समंदर है पूरा का पूरा, इधर साइड समंदर है, ठीक है। अब समंदर साइड से हवाएं आ रही हैं, ऐसी हवाएं आ रही हैं। अब जो हवाएं आएंगी वो इस खेत में ऊपर की जितनी मिट्टी होगी उसको उड़ा ले जाएंगी, यहाँ से उड़ा ले जाएंगी, नहीं उड़ा ले जाएंगी। अब इसको रोकने के लिए क्या करते हैं लोग, ऐसे कतार में यहाँ पर पेड़ लगा देते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर हमने लगा दिए पेड़, ठीक है, यहाँ पर हमने पेड़ लगा दिए, ऐसे पेड़ लगा दिए, यहाँ पर खेती कर रहे हैं। अब जो यहाँ से हवा आएगी, ठीक है, ये हवा आएगी, पेड़ उसकी गति को कम कर देंगे। क्या करेंगे, पेड़ उस हवा की गति को कम कर देंगे। जब पेड़ उस हवा की गति को कम कर देंगे तो यहाँ की मिट्टी यहीं पर बनी रहेगी, यहाँ से मिट्टी उड़ के नहीं जाएगी। पेड़ यहाँ पर रक्षक मेखलाएं, क्या कहा जा रहा है, वृक्ष कतार में लगाए, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कतार में लाइनदार से लगा दिए गए। ऐसा ही रेगिस्तान में किया जाता है, जैसे कि रेगिस्तान में गए, उन्होंने देखा कि भाई इतनी जमीन है जहाँ पर हम खेती कर सकते, लेकिन यहाँ से हवा बहुत तेज आ रही है, तो यहाँ पर पेड़ लगा दिए, ऐसी झाड़ियाँ लगा दी जाती हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसी, ठीक है। और ऐसे समुद्री इलाके में या फिर नदी के पास में जहाँ से बहुत तेज हवाई आती है वहाँ पर ऐसे लगा दिया जाए, ताकि अब जो पेड़ ढाल पर लगाए जा रहे हैं तो ये जितनी भी हवा आएगी, आप देख रहे हैं हवा इस पूरे के पूरे पेड़ से टकरा करके यहाँ पर रुकेगी, या फिर हवा की जो गति है वो धीमी हो जाएगी और यहाँ पर आगे जो भी भूमि है वहाँ पर आप खेती कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर झाड़ियाँ लगा दी गई, रेगिस्तानी इलाके में भी आप खेती कर सकते हो। जो पेड़ पौधे जो होंगे वो हवा की गति को कम कर देंगे। इस तरह से रक्षक मेखलाएं भी काम करती हैं। इसके अलावा चट्टान बांध, ये जल की गति को कम करते हैं। ये नालियों में, गांव में जो नाले होते हैं या फिर गांव में जो छोटी छोटी नदियां बहकर निकलती हैं उनमें अधिक प्रयोग किया जाता है। जल प्रवाह, यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। जल के प्रवाह को, या फिर हम
कहें कि जल जो होता है पानी, ठीक है, पानी की रफ्तार को कम करने के लिए ऐसे बनाए जाते हैं बांध, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखा कि पत्थर रख दिए, अब यहाँ से पानी तेजी से आ रहा है, इस पत्थर से टकराया, पानी की रफ्तार थोड़ी सी कम हुई, थोड़ा आगे बढ़ा, इससे टकराया और कम हुई रफ्तार, फिर इससे टकराया, फिर इससे टकराया, फिर इससे टकराया, ऐसे दूर तक कई सारे बांध बना दिए। इससे होता क्या है, इससे मिट्टी की कटान रुकती है, ठीक है। एक तो पानी की रफ्तार कम होती है, दूसरा मिट्टी की कटान इससे रुक जाती है, ठीक है। ये जल के प्रवाह यानी कि जल की रफ्तार को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। ये नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। मिट्टी की जो क्षति होती है, मिट्टी कटान, मिट्टी कट के बह जाती है, उस मिट्टी के कटान को रोकने का काम ये करती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते, बीज की फसल उगाना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसमें होता क्या, जैसे कि ये खेत है, ठीक है, खेत है। अब इस खेत में क्या, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए, यानी जो वर्षा आ रही है, ठीक है, वर्षा से मिट्टी बह ना जाए, तो मिट्टी को बचाने के लिए अलग अलग समय पर विभिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। अब समझो इस चीज़ को क्या कहा जा रहा है। कहा यह जा रहा है जैसे कि आपके पास एक खेत है, आपने यहाँ पर गेहूँ की फसल कर ली, ठीक है, हम गेहूँ की फसल किए दे रहे हैं, यहाँ पर गेहूँ की फसल किए दे रहे हैं, ये आपकी गेहूँ की फसल हो गई, ठीक है, ये आपने गेहूँ की फसल कर ली, ठीक है। अब गेहूँ की फसल के साथ ही साथ हम बीच बीच में क्या कर रहे हैं, हमने बीच में आकर के यहाँ पर राई के पेड़ लगा दिए। किसके पेड़, यहाँ पर राई के पेड़ लगा दिए यहाँ पर, ठीक है। जैसे आपने कई बार देखा होगा, आलू की खेती की जाती है तो आलू के आसपास चारों तरफ राई के पेड़ लगा दिए जाते हैं, वो बीज की फसल करने की श्रेणी में ही आते हैं। आपने कई बार देखा होगा, मटर की खेती होती खेतों में, तो मटर के साथ में वहाँ पर गेहूँ भी लगा दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा किया जाता है, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए, कि वर्षा हो रही तो मिट्टी बह ना जाए, इसके सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में लगाई जाती हैं, ठीक है। यानी कि एक फसल हो रही थी, साथ ही साथ उन्होंने दूसरी फसल भी उसी खेत में जो जगह बची हुई मिली उनको लाइनवार उसे लगा दिया, ठीक है। मेड़ के पास में अधिकतर आप देखोगे लगा दी जाती है। जो गांव के लोग हैं वो इस चीज़ को भली भांति समझ रहे होंगे कि मेड़ में राई के पेड़ कैसे लगाए जाते हैं। अगला पॉइंट हमको मिलता है भूस्खलन। इसको भी समझो, भूस्खलन क्या होता है। भूस्खलन को सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहत संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्या कहा जा रहा है, कहा ही जा रहा है भूस्खलन जो है उसको हम सामान्य रूप से सैल अर्थात पत्थरों, मलबा अर्थात पत्थर हो गए या फिर मिट्टी होगी, ठीक है, या फिर मलबा तो अब सभी लोग जानते हैं, या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहत संचलन के रूप में परिभाषित किया। जैसे कि एक पर्वत है पूरा, ठीक है, यहाँ से पत्थर बहकर पत्थर टूट के नीचे गिरने लगे, ठीक है, या फिर यहाँ की मिट्टी खसक के नीचे गिरने लगी, ठीक है, इसको कहा जाता है क्या, भूस्खलन। अब जो भूस्खलन होते हैं ये प्रायः भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी से घटित होते हैं, या फिर वहाँ पर भूकंप आ जाए या वहाँ पर पानी काफ़ी अधिक बरस जाए, तो पानी बरसने की वजह से पेड़ पौधे तो हम लोगों ने काट डाले हैं, वहाँ पर पेड़ पौधे होते तो मिट्टी को बांध के रखते, अब पेड़ पौधे नहीं है तो मिट्टी में पानी भरा और मिट्टी खसक के नीचे आ गई, ठीक है, उसे भूस्खलन कह देंगे। ज्वालामुखी की वजह से भूस्खलन आते हैं, भूकंप की वजह से आते हैं, इसकी वजह से घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। जब लंबे समय तक भारी वर्षा होगी तो भूस्खलन हो जाएगा। यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। जब भूस्खलन होता है तो पानी जो होता है वो नदी में, मिट्टी जो होती है बह करके आती है और सारी की सारी नदी में रुक जाती है। तो इससे क्या होता है, नदी का जो प्रवाह होता है वो रुक जाता है। नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ जाता है। अब जैसे कि नदी का प्रवाह रुक गया, ठीक है, अब बहुत तेजी से पानी आया, धीरे धीरे बढ़ता गया और एकदम से नदी का प्रवाह फूट गया, जो उसे मिट्टी थी वो बहकर चल रही। इससे होता क्या है कि बहुत बड़ा विध्वंस होता है। आप पहाड़ी इलाकों में देखोगे, कहते हैं कि वहां पर बाढ़ आ गई, वहाँ पर भूस्खलन की वजह से बाढ़ आ गई, तो इसी वजह से होता है। जैसे कि ये नदी बह रही थी यहाँ से, अब यहाँ पर एक छोटा सा पर्वत तरीके का और, तो बहुत तेज पानी, वर्षा नदी से पानी जा रहा था, इस पर्वत से में भूस्खलन हुआ और सारा का सारी मिट्टी आकर के इसी नदी में आकर के बैठ गई। अब यहाँ से जो पानी आ रहा था वो मिट्टी की वजह से आगे नहीं बढ़ने लगा, पानी भरता गया। एक टाइम ऐसा है कि इसने सारी मिट्टी को अपने साथ बहा करके आगे लेकर चला गया। अब आगे की जो बस्तियां होंगी उनमें जाकर के विध्वंस मचाता है जाकर के। तो इस तरह से भूस्खलन जनता को प्रभावित करता है। अच्छा, भूस्खलन के पीछे का कारण भी हम ही लोग हैं। क्यों है, जैसे कि मिट्टी है तो मिट्टी के ऊपर आप दूब घास लगा दो, ठीक है, दूब घास लगा दो, अब उसके ऊपर आप पानी डालो तो देखोगे जो घास होती है वो मिट्टी को बांध के रखती है, घास की जड़ें और पेड़ की जड़ें, तो मिट्टी का कटान वहाँ पर नहीं होगा। आप केवल मिट्टी के ऊपर पानी डाल के देखो कितनी बड़ी मात्रा में मिट्टी का कटान होता है। हम लोगों ने क्या किया, जंगल को काट डाला,
पर्वतों के ऊपर पेड़ पौधे बहुत बड़ी मात्रा में थे, उनको काट डाला। उसकी वजह से मिट्टी जो है उसको बांधने वाली जो जड़ें थी वो समाप्त हो गई। अब पानी बरसता है तुरंत भूस्खलन होने लगता है। अतिचारण की वजह से भूस्खलन ये होता है। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन का एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है। जो पहाड़ हैं वहाँ पर ये मतलब भूस्खलन बहुत अधिक होता है, ठीक है, जो प्रायः जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाता है और चिंता का एक मुख्य विषय भी है। अच्छा, भूस्खलन को रोकने के क्या क्या मतलब हम उपाय कर सकते हैं, न्यूनीकरण क्रियाविधि क्या क्या? तो वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिली है। जो वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है, वैसे हमारे यहाँ के लोगों को पहले से पता था, करते आ रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने और अधिक रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद में ये बताया कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं, उनका प्रबंधन कैसे हो सकता है और भूस्खलन रोकने की कुछ प्रविधियां यहाँ पर हमने 4 दी हैं जो कि आप जान सकते हो। अगर आप एग्जाम में बैठे हो, ठीक है, तो ये 4 की चारों प्रविधियां आप वहाँ पर लिख सकते हो। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाना, इससे प्रभावित होने वाले जो स्थान है उनको आप इंगित कर सकते हो, ठीक है, और इस प्रकार से इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है कि भाई वहाँ पर आवास ना बनाया जाए, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि जहाँ पर भूस्खलन आने के खतरा है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भूस्खलन आ सकता है, मैप बनाओ और वहाँ पर बैन कर दो कि कोई व्यक्ति जाकर के घर वगैरह नहीं बनाएगा। दूसरा, भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण, जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये मिट्टी है बार बार खिसक रही थी, यहाँ पर प्रतिधारी दीवार का निर्माण कर दिया गया। अब इससे क्या हुआ, मिट्टी को थोड़ी सी मजबूती मिल गई यहाँ पर, अब इसका भूस्खलन यहाँ पर नहीं होगा। ऐसी बहुत लंबी लंबी प्रतिधारी दीवारों का निर्माण किया जाता है जहाँ पर भूस्खलन होता है, बहुत लंबी लंबी, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर तो भूस्खलन हुआ लेकिन मिट्टी आकर के रोड पर नहीं जमा हुई, क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रतिधारी दीवार ये बनी हुई है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो मिट्टी पूरी आकर के रोड पर जमा होकर रोड से भी बाहर निकल जाती, ऐसा होता है यहाँ पर, ठीक है। तीसरा, भूस्खलन को रोकने के लिए सबसे प्रभावशाली तरीका है वनस्पति आवरण में वृद्धि। क्या कहा जा रहा है? वनस्पति, यानी कि पेड़ पौधों को बड़ी मात्रा में लगाया जाए, क्योंकि पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं मिट्टी को बांध के रखती हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कितनी लंबी लंबी जड़ें हैं, ये देख रहे हैं, यहाँ पर जड़ें दिखाई दे रही हैं, आप देख सकते हो इस चित्र में, ये देखो इस चित्र में अगर हम देखें तो ये देखो जड़ें हैं निकलती हुई दिखाई दे। ज़्यादा बड़े बड़े पेड़ जो थे, जो बहुत बड़ी मात्रा में मिट्टी को बांध के रखे थे, उनको काट डाला गया। छोटे छोटे पेड़ हैं ये, इन्होंने मिट्टी को बांध के अच्छे तरीके से रख ही नहीं पाया। तो अगर आप पेड़ पौधों को लगाओगे तो भूस्खलन बहुत कम होगा। सतही अपवाह तथा झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। तो ये भी उपाय नियंत्रित यहाँ पर मतलब कार्यान्वित किए गए। क्या कहा जा रहा है? सतही अपवाह व झरना प्रवाहों के साथ भूस्खलन की गतिशीलता को निर्धारित, जो भूस्खलन की गति है उसको नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय, यानी कि जमीन पर अपवाह को नियंत्रण करने के लिए कई सारे उपायों को कार्यान्वित किए गए हैं। जैसे कि ये 3 उपाय आप देख सकते हैं, इसके अलावा और भी कई सारे उपायों को नियंत्रित किया गया है। तो ये कुछ कारक है जिससे आप भूस्खलन को रोक सकते हैं और इससे मिट्टी भी बनी रहती है, ठीक है। तो आई होप कि इस चैप्टर का ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। पार्ट 2 में हम जल को समझेंगे, जल के साथ ही साथ जल की उपलब्धताएं क्या क्या हैं, जल उपलब्ध की समस्याएं क्या क्या हैं, जल उपलब्धता में जल संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाए। इसके अलावा प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को समझेंगे। फिर प्राकृतिक वनस्पति का वितरण किस प्रकार से, उसको हम समझेंगे कि भाई कहाँ कहाँ पर कौन कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं। फिर प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण कैसे किया जाए, और इसके बाद में ये जैविक निचय और राष्ट्रीय उद्यान क्या क्या गवर्नमेंट ने अभी तक कार्य किए। जैसे कि अगर आप ये देखो तो CITES ये एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी है जिसकी स्थापना की गई है, ठीक है, ताकि जो प्राणी हैं, जो पक्षी हैं, इनकी जो अनेक प्रजातियां हैं, इनको हम संरक्षित रख सकें। इसके अलावा और भी कई सारे काम किए गए हैं, तो उनको बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। कोशिश करेंगे कि पार्ट 2 का जो वीडियो है वो हम आपको आज ही प्रोवाइड कर दें। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया है, जो भी टॉपिक समझ में नहीं आया है, कमेंट बॉक्स में बता देना, अगले वीडियो में वो सारे टॉपिक हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, मतलब उसको एक्सप्लेन कर देंगे दोबारा से। आई होप कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। जिन लोगों को वीडियो अच्छा लगा है लाइक और शेयर कर देना। जिन लोगों को NCERT के नोट्स लेने हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप हमसे NCERT के नोट्स प्राप्त कर सकते हो, बट याद रखना नोट्स के लिए आपको थोड़ा सा पेमेंट करना होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।